ओके बेटा, लास्ट क्लास में हमने टेंजिबल नॉन करेंट एसिड की अकाउंटिंग शुरू की और हमने ये देखा कि किस तरीके से हम नॉन करेंट एसिड की कॉस्ट कंप्यूट करते हैं और कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के दरमियान डिफरेंस देखा। मैंने देखा कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट ये दो ऐसे चीज़ें हैं जो एसिड कॉस्ट में से लेस होंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड होंगे और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम इग्नोर कर देंगे। अब हमने उसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ यहाँ पर केसेस बनाए हुए हैं। अब अगर आप कल के सोल्यूशन पर देखें तो इसमें सारी ही चीज़ें मौजूद हैं। अगर इसमें से मैं कुछ एलिमेंट्स जो है हटा दूं, मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है किसी एग्जाम्पल में, तो नेट इनवॉइस जो आपकी लिखी हुई है ना, यही आपकी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। यानी अगर कोई स्टेप मौजूद नहीं है तो आप अगले स्टेप पे चले जाएंगे। अगर आपके न्यूमेरिकल में ट्रेड डिस्काउंट नहीं है तो लिस्ट प्राइस ही आपकी इनवॉइस प्राइस होगी। कैश डिस्काउंट नहीं है तो ऐसी कंडीशन में जो इनवॉइस प्राइस है वही क्या बन जाएगी, नेट कैश प्राइस। जो स्टेप नहीं होगा अगले स्टेप पे आप फॉरवर्ड हो जाएंगे। अब अगर किसी एग्जाम्पल में ट्रेड डिस्काउंट भी नहीं है, कैश डिस्काउंट भी नहीं दिया हुआ, आपको सवाल में नहीं दिया हुआ, तो लिस्ट प्राइस ही हमारी नेट कैश प्राइस हो जाएगी। इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स बनाए हैं। अगर आप गौर से सुन रहे थे और होश में थे तो मैं दोबारा बनाया तो नहीं थे। अगर होश में, अगर इसमें से कोई चीज़ मौजूद ना हो, क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सेल टैक्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। इसमें से अगर कोई मिसिंग हो तो आप अगले स्टेप पे चले जाएंगे। इफ ट्रेड डिस्काउंट इज मिसिंग यू विल गो टू इनवॉइस प्राइस। अब इस न्यूमेरिकल में देखें, मैंने कुछ सिचुएशंस बनाई है, पांचों अलग अलग सिचुएशन है, पांचों के अलग अलग कंप्यूटेशंस बनेंगे। पहली सिचुएशन में सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट है, बस ना कैश डिस्काउंट दिया है, ना सेल टैक्स दिया है, ना कैपिटल एक्सपेंडिचर्स मौजूद है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो कंप्यूटेशन था ये, अगर सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट दिया जाए तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो आएगी तो नेट इनवॉइस प्राइस, लेकिन उसी को क्या लिख देंगे, अरे भाई टोटल कॉस्ट लिख देंगे ना, कुछ भी मौजूद नहीं है। जब मैं कह रहा था आप होश में नहीं थे, मैं जब बोल रहा हूं मुझे अंदाजा हो गया था आप लोग होश में नहीं है। आप थोड़ा अटेंटिव हो जाएं। अगर आपके पास सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट मौजूद है और आगे वाली कोई कहानी मौजूद नहीं है, ये सारी, तो हम तो टोटल कॉस्ट निकाल रहे हैं ना, तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद आप डायरेक्ट बोल देंगे टोटल कॉस्ट आ गई। अगर सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट हो और कैश डिस्काउंट हो तो कैश डिस्काउंट तक वैसे ही चलेंगे और फिर नेट कैश प्राइस नहीं लिखेंगे, उसको नेट कैश प्राइस को ही टोटल कॉस्ट लिख देंगे। 1 मिनट की बात 10 मिनट की हो जाती है। पहले वाले एग्जाम्पल में देखिए क्या लिखा हुआ है। सलमान स्टोर ने इक्विपमेंट खरीदी, लिस्ट प्राइस है 1 लाख और सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ 10% और कुछ भी नहीं है, तो बस सेल डिस्काउंट लेस करेंगे, नेट कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। दूसरी सिचुएशन में देखिए, उन्होंने इक्विपमेंट खरीदी है, लिस्ट प्राइस है 1 लाख, क्रेडिट टर्म मौजूद है। क्रेडिट टर्म की मौजूदगी का मतलब क्या होता है, कौन सा डिस्काउंट होगा, कैश डिस्काउंट। ऐसे लिखा हुआ भी है कि हमने डिस्काउंट पीरियड में पेमेंट कर दी है। इसका मतलब हुआ लिस्ट प्राइस में डायरेक्ट क्या लेस करेंगे, कैश डिस्काउंट, और उसके बाद कुछ भी मौजूद नहीं है तो उसी को क्या लिख देंगे, टोटल कॉस्ट। सिचुएशन नंबर 3 में मैंने दोनों डिस्काउंट दिए हैं, क्रेडिट डिस्काउंट देके दिया हुआ है 10% और क्रेडिट टर्म की मौजूदगी का मतलब है कि कैश डिस्काउंट भी है। अब इन सिचुएशंस के हम कंप्यूटेशन बनाएंगे अलग अलग, सारी चीजें मौजूद नहीं है। कल जो हमने कंप्यूटेशन बनाया उसमें सब कुछ है, कंप्लीट कंप्यूटेशन है ये। अब जो हम बना रहे हैं, दीज विल नॉट बी द कंप्लीट कंप्यूटेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 की सिचुएशन नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे हैं। 1 सिचुएशन नंबर 1 और हम निकाल रहे हैं टोटल कॉस्ट। क्या लिखा हुआ है, लिस्ट प्राइस है 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, जनवरी 1 को खरीदा है। तो आप बताएं सिचुएशन नंबर 1 में हमने एसिड को कैश पे खरीदा उधार पे, कैसे, क्या डिस्काउंट, क्रेडिट टर्म मौजूद नहीं है और लिखा हुआ नहीं है कि ऑन अकाउंट है और क्रेडिट टर्म भी मौजूद नहीं है, तो ये कैश पर खरीदा है। कॉस्ट कैसे निकालेंगे, लिस्ट प्राइस लिखेंगे और उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे, बस कॉस्ट आ जाएगी। बेटा ट्रेड डिस्काउंट है, कल होश में थे आप,
आप डांट सुनने के मूड में नहीं रहा करें। ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन टू एवरीबडी। कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट दैट इज गिवन टू द क्रेडिट कस्टमर्स सो दैट दे कैन पे बिफोर टाइम। कैश डिस्काउंट हम देते हैं उस बंदे को जिससे हमें जल्दी पेमेंट लेनी हो उधार वाले से। ट्रेड डिस्काउंट तो हर किसी को देंगे हम कि वो हमसे परचेज करे। ट्रेड डिस्काउंट का क्या मकसद था? ताकि हमारी सेल प्रमोट हो। तो कैश में खरीदने वाला आएगा उसको नहीं बोलेंगे आपके हम आपको सस्ता बेच रहे हैं। बाकी पेमेंट जल्दी लेने के लिए हम कैश डिस्काउंट देते हैं। मुझे बोलने दिया करें, आप सवाल पूछा करेंगे, हालांकि बेवकूफी वाला सवाल होते हैं लेकिन आप पूछा करें। 1 लाख आपकी क्या थी? लिस्ट प्राइस, और इसमें से हम लेस कर देंगे कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। वो जो क्वांटिटी डिस्काउंट आपको मिलता है, आप एक पिज्जा लेते हैं दूसरा पिज्जा ले लेते हैं फिर उसके अगेंस्ट फ्री में, क्रेडिट पे खरीद रहे होते हैं आप, तो हमेशा डिस्काउंट क्रेडिट वाले को थोड़ी मिलेगा। क्रेडिट वाले को सिर्फ कैश डिस्काउंट यानी सेल्स डिस्काउंट एंड परचेज डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की टाइप है। दे आर गिवन सो दैट दे कैन मेक पेमेंट अर्लियर। 1 लाख पर 10% अप्लाई करेंगे आप, 10% हमें नहीं देना है, यानी कितना? 10,000। तो फिर हमें हमारी जो एसेट की कॉस्ट हो गई, ये फाइनल नेट कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि ना कैश डिस्काउंट की मौजूदगी है, ना सेल टैक्स या न्यूमेरिकल में रहेगी, सिचुएशन नंबर 1 में कुछ भी नहीं दिया हुआ, ना कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है। तो दिस इज व्हाट टोटल कॉस्ट। अब हम करेंगे सिचुएशन नंबर 2। हर सिचुएशन अलग अलग है और एक सिचुएशन में ये चीजें मैंने गायब की है ना, इसमें से सारी चीजें नहीं दी हुई। सिचुएशन नंबर 2 में क्या गिवन है? लिस्ट प्राइस और कैश डिस्काउंट। कितना परसेंट कैश डिस्काउंट है? 5% मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। और ये डिस्काउंट अवेल भी हुआ है। अगर अवेल नहीं होता तो फिर लेस नहीं करते हम बना रहे हैं क्या? कंप्यूटेशन फॉर टोटल कॉस्ट जी। क्या लिखेंगे? लिस्ट प्राइस। कितनी लिस्ट प्राइस है? लिस्ट प्राइस है 1 लाख, 5% कैश डिस्काउंट। हालांकि लिस्ट प्राइस लिखने के बाद हमें क्या लेस करना चाहिए, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट मौजूद नहीं है, तो बस कैश डिस्काउंट लेस करेंगे, अगले स्टेप पे चले जाएंगे हम लोग। 1 लाख का 5% ये बन जाएगा 5,000। ये लेस करने के बाद वैसे क्या आती है? इसको लेस करने के बाद वैसे हमारे पास नेट कैश प्राइस आती है, लेकिन क्योंकि आगे कुछ मौजूद नहीं है तो इसी को हम टोटल कॉस्ट लिख देंगे। सिचुएशन नंबर 3 में देखिए, ट्रेड डिस्काउंट भी मौजूद है 5 कितना 10% और कैश डिस्काउंट भी मौजूद है कितना 3% और अवेल हो गया डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट भी लेस होगा और ट्रेड डिस्काउंट तो लेस होना ही था। तो सिचुएशन नंबर 3 जी, सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिस्ट प्राइस। ये आप खुद कर सकते थे कंप्यूटेशंस, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं बनवा दे रहा हूं। 50,000 ये आपकी प्रैक्टिस के लिए थे। अब क्योंकि इधर ट्रेड डिस्काउंट भी मौजूद है तो सबसे पहले तो आप ट्रेड डिस्काउंट लेस करेंगे। हाउ मच? 10% डिस्काउंट। तो 50,000 का 10%। बेटा ऐसे छुट्टियां करके पढ़ोगे तो नहीं पढ़ सकोगे, डोंट मेक हॉलीडे। अच्छा, ये 5,000 इसमें से लेस हो जाए। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद आता क्या है? इनवॉइस प्राइस। ये देखें आप, ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद इनवॉइस प्राइस आती है, लेकिन इनवॉइस प्राइस कब लिखते हैं हम? जब कैश डिस्काउंट मौजूद हो, और हमारे इस सिचुएशन में कैश डिस्काउंट मौजूद है, इसी वजह से हम इसको इनवॉइस प्राइस ही लिखेंगे। फिर इसमें से लेस करते हैं क्या? और क्योंकि कैश डिस्काउंट नहीं मौजूद है तो कैश डिस्काउंट लिखेंगे। और कितना परसेंट कैश डिस्काउंट है? 3%, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया? ये 1,500 रुपए। 15% 3%, 1,350। तो उसको माइनस कर लेंगे। तो ये जो आई है ये है क्या वैसे? नेट कैश प्राइस। इसी को हम क्या लिख देंगे? टोटल कॉस्ट। क्यों? क्योंकि आगे वाले एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद
नहीं है। इसके बाद सिचुएशन नंबर 4, सिचुएशन नंबर 4 बिल्कुल इसी सिचुएशन जैसी है, देखेंगे अभी आप, ये देखें आप, सिचुएशन नंबर 4 में भी हमने लिस्ट प्राइस दी 6 लाख, 5% ट्रेड डिस्काउंट है, क्रेडिट टर्म दी हुई है, इसका मतलब है दोनों डिस्काउंट्स हैं। और लिखा हुआ है कंपनी ने कब पेमेंट किया, जनवरी 10, जनवरी 1 को खरीदा था, 15 दिन में डिस्काउंट अवेल हो सकता था, 16 तक, जनवरी 16 तक डिस्काउंट अवेल हो सकता था और हो गया डिस्काउंट अवेल, तो दोनों डिस्काउंट लेस हो जाएंगे। इसमें भी ना सेल टैक्स है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसका कंपटीशन भी ऐसी बनेगा। क्या करेंगे, 4 में 6 लाख टोटल कॉस्ट लिखेंगे, लेस करेंगे 6 लाख का 5% हमारा ट्रेड डिस्काउंट है। आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे 6 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, इसका 5% लेस किया, ये आ गया। फिर आप इस 5,70,000 का कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, 2%, तो 5,70,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100 जी, इसका 2% ले लेंगे। तो ये लेस करने के बाद वैसे तो आती है नेट कैश प्राइस, लेकिन क्योंकि आगे कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह नहीं है ना सेल टैक्स है, तो यही टोटल कॉस्ट हो जाएगी। सिचुएशन नंबर 5 जो है ना वो मैंने कंप्लीट बनाई है। सिचुएशन नंबर 5 इसमें सब है, कंप्यूटेशन फॉर टोटल कॉस्ट। तो ये कंप्यूटेशन बनाने से आपको कुछ बातें ही मालूम चली और दोबारा से हमने कंप्यूटेशन बना लिया, मतलब कल जैसी क्लास हो गई बिल्कुल ही। सिचुएशन नंबर 5, जैन 1 2002 को आज के बाद जब भी कॉस्ट निकालनी होगी आप खुद निकालेंगे, और विदाउट कंप्यूटिंग कॉस्ट जो है वो काम ही शुरू नहीं होता। ठीक बेटा, जनवरी 1 2002 को अली कंपनी ने एक मशीन खरीदी, लिस्ट प्राइस थी 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है 10,000, क्रेडिट टर्म भी मौजूद है 210, नेट 30, सेल टैक्स भी है 5%, और कंपनी ने डिस्काउंट भी अवेल कर लिया है, और फ्रेट चार्जेस 4,000, इंस्टॉलेशन 5,000 और ट्रांजिट इंश्योरेंस 3,000, ये 3 मजीद एक्सपेंडिचर पे किए हैं। तो ये तीनों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या, फिर ये तीनों कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तीनों एचटी कॉस्ट में से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ओके सही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लिस्ट प्राइस, व्हाट इज द लिस्ट प्राइस 1 लाख, और इसमें से लेस कर लेंगे ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि अमाउंट डायरेक्ट गिवन है ट्रेड डिस्काउंट का, तो आप माइनस कर लें 10,000, ये आ गए हमारे पास इनवॉइस प्राइस। अब इसमें से हमें लेस करना है कैश डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट भी अवेल हो चुका है, और कितना है 2%, तो हम 2% लेंगे इनवॉइस प्राइस का 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100, इसका 2% 1800, इसको लेस करेंगे तो क्या आएगी नेट कैश प्राइस, और इस दफा हम नेट कैश प्राइस ही लिखेंगे। वजह क्या है, क्योंकि सेल टैक्स मौजूद है। कितना सेल टैक्स है, 5% नेट कैश प्राइस पर, तो सेल टैक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो उसके एसिड की कॉस्ट में ऐड करते हैं। सेल्स टैक्स कैसे ऐड करेंगे, 88,200 मल्टीप्लाई बाय 5% था, तो इसका 5% हम ऐड कर लेंगे। इसमें ऐड करने के बाद जो आएगी वो क्या कहलाएगी, नेट इनवॉइस, दिस इज द फाइनल इनवॉइस। अब इसमें आप ऐड कर लेंगे सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड देयर आर 3 कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। फर्स्ट इज फ्रेट चार्जेस, इंस्टॉलेशन एंड इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। जी, फ्रेट चार्जेस, इंस्टॉलेशन एंड इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, तीनों के अमाउंट ऐड कर लें। कितने कितने हैं, 4, 5, 3, 4,000, 5,000 और 3,000, इनको सम करके यहाँ लिखेंगे दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर, दीज विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट। कैसे, 12,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर को नेट इनवॉइस में ऐड कर लेंगे,
1,04,610 रुपये। अब हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हमें अब ये जो हमने कॉस्ट निकाली है ना, हमें इसकी एंट्रीज बनानी है। एंट्रीज आर वेरी सिंपल, नॉर्मल एंट्रीज हैं, लेकिन एंट्री बनाने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे मैं इसकी एंट्रीज बनवा रहा हूं आप, कल वाले पहले सवाल के परचेज की एंट्रीज। इसमें हमने एसिड खरीदा कितने का था और उधार पे खरीदा था, कितने का खरीदा था? 90,000 का, 1 लाख का थोड़ी, क्योंकि इनवॉइस फर्स्ट इनवॉइस बनी 90,000 की। इसी वजह से पहली एंट्री हमेशा इनवॉइस प्राइस से बनती है। दिस इज द फर्स्ट स्लोगन, पहली एंट्री हमेशा, क्योंकि हमने खरीदा ही 90,000 का है, उधार पे खरीदा है। क्या खरीदा है सवाल में देखो, मशीन खरीदी है। कब खरीदी है? जनवरी 1, 2007 को। उधार पे अगर आप मशीन खरीद रहे हैं 90,000 की, तो क्या एंट्री बननी चाहिए? तो ये वाला नहीं, ये है। कितनी इनवॉइस प्राइस थी इसमें? 1,80,000। कब खरीदी है? 2007 जनवरी 1 को। क्या एंट्री बननी चाहिए? कुछ बता रही थी आप। मशीन डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। पूरी बोल दिया करो, अकाउंट बोल के रुक गए आप। अकाउंट पेबल क्रेडिट, नरेशन, परचेज, मशीन ऑन क्रेडिट। सिंपल एंट्री है यार, बच्चों वाली, 1,80,000 से। लेकिन ये मेन चीज है कि पहली एंट्री हमेशा इनवॉइस प्राइस से बनेगी, ये याद रखिएगा आप। पहली एंट्री हमेशा इनवॉइस प्राइस से बनेगी। अब आप पेमेंट की एंट्री बनाएंगे, कितनी पेमेंट करनी थी हम पर, लायबिलिटी कितनी है, एंट्री में लिखी हुई तो है 1,80,000। अगर हम डिस्काउंट अवेल ना करते, ये जो 3600 का डिस्काउंट हमने अवेल किया है ना, कैश डिस्काउंट, ये अवेल अगर हम ना करते तो हम कितनी पेमेंट करते? तो फिर हम एंट्री कब, पेमेंट कब की हमने? पेमेंट की हमने जनवरी 9 को। तो 9 जनवरी को आप एंट्री बनाते, क्या एंट्री बनाते? अगर आप डिस्काउंट अवेल नहीं करते तो एंट्री क्या बनती यार? बच्चों वाली एंट्री नहीं है, अकाउंट से बिल डेबिट, कैश क्रेडिट, पूरा 1,80,000 से। लेकिन यहां लिखा हुआ है कि हमने डिस्काउंट अवेल कर लिया है 3600 का। डिस्काउंट अवेल करने का मतलब क्या होता है कि जो मशीन आपने अपने पास 1,80,000 की लिख दी है, अभी हमें सस्ती पड़ गई है, इसकी वैल्यू 1,80,000 नहीं है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक मोबाइल खरीदते हैं, 20,000 का था, जल्दी पेमेंट कर दी, उसने डिस्काउंट दे दिया 1,000, तो मोबाइल 20,000 का थोड़ी है वो, हूँ क्या 19,000 का है ना, ये बोले ना, हूँ बोल रहे हैं आप। तो यहां पर मशीन जो 1,80,000 की हमने अपने पास लिखी हुई है, इसकी पेमेंट हम कितनी कर रहे हैं? देखिए आप, 1,76,400। तो मशीन तो 1,76,400 की हो गई ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पेमेंट के वक्त अपनी पूरी लायबिलिटी डेबिट कर देनी चाहिए। अकाउंट्स पेबल पूरी लायबिलिटी खत्म, लेकिन हमने कैश उसको कितना दिया है? 1,76,400। अब जो हमने नहीं दिया है कितना? 3600। इससे आप क्या करेंगे? हाँ, डेबिट। क्या डेबिट करोगे बेटा? करो डेबिट। पहली चीज तो ये है कॉमन सेंस कि क्रेडिट में कमी नजर आ रही है, तो डेबिट तो नहीं कर सकते आप जी। आपने खरीदा है, बेचा है, अच्छा, सेल्स डिस्काउंट, परचेज डिस्काउंट, दीज आर द टाइटल्स फॉर मर्चेंडाइज, परचेज और सेल। या फिक्स एसेट खरीद रहे हैं, इसके लिए टाइटल यूज नहीं कर सकते आप जनरल चीज में बताएं ना। अगर एक नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड रखने वाले बंदे से पूछा जाए कि एक मशीन हमने खरीदी थी 1,80,000 की, 3600 रुपये में डिस्काउंट मिल गया, तो वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा अपने पास, क्या बोलेगा? बोले एक जाहिल बंदा, इसको कुछ भी नहीं पता, वो क्या बोले? डिस्काउंट नहीं बोलेगा वो। कभी बात करके देख लेना किसी ऐसे बिजनेसमैन से जो कि पढ़ा लिखा ना हो और बिजनेस करता हो, बोलेगा मशीन 1,80,000 की नहीं है, ये मशीन 1,76,400 की है, तो मशीन की वैल्यू कम करके रखो। इतने ऐसे वर्ड्स में नहीं बोलेगा, लेकिन बोलेगा ये वो मशीन सस्ती पड़ गई हमें, ऐसे बातें करेगा वो। और जो वो बातें कर रहा है ना, वही असल हकीकत है, उसको आप
अकाउंटिंग में लिख रहे हैं आप, तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्रेडिट, मशीन क्रेडिट करनी चाहिए हम। मर्चेंडाइज में हम क्या करते हैं, परफ्यूजन में भी तो यही करते थे, परफ्यूजन वेंडिंग सिस्टम में मर्चेंडाइज में यही करते थे ना, डिस्काउंट मिलता था तो मर्चेंडाइज ही कम करके क्रेडिट करते थे। तो यहाँ हमें 3600 से मशीन को कम करके क्रेडिट करना चाहिए, क्योंकि मशीन की वैल्यू कम हो गई है। और आप ये नहीं करेंगे ना, गलत हो जाएगा। ये देखिए मैंने मशीन का अकाउंट बनाया हुआ है यहाँ पे, मैं ही बता रहा हूं इसमें कि 2007 जनवरी 1 को मशीन 1,80,000 से डेबिट हुई। अब अगर आप 2007 जनवरी 1 को मशीन डेबिट करते हैं 1,80,000 से, सामने लिखते हैं अकाउंट्स पेबल, और बाद में फिर आप ये एंट्री बनाते हैं, इसमें डिस्काउंट लिख देते हैं, तो मशीन यहाँ अकाउंट में कितनी नजर आ रही है, 1,80,000, जो कि इसकी गलत वैल्यू है। इसी वजह से हमें मशीन क्रेडिट करना पड़ेगा डिस्काउंट के अमाउंट से, और फिर इसको हम यहाँ पोस्ट करेंगे 2007 Jan 9 मशीन क्रेडिट कर दो 3600 से, और सामने लिखेंगे हम अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल की पेमेंट है ना ये, मशीन क्रेडिट अकाउंट्स पेबल डेबिट, ये होना चाहिए। अब इसको आप माइनस करें, 1,80,000 माइनस 3600, तो मशीन के अकाउंट में मशीन की वैल्यू 1,76,400 हो गई, जो कि करेक्ट वैल्यू है। इस वजह से हमें यहाँ मशीन को ही क्रेडिट करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ मशीन क्रेडिट नहीं करेंगे, हम यहाँ डिस्काउंट क्रेडिट करेंगे। तो एक बच्चा खड़ा हो गया, बोला यही तो कह रहा था मैं इतनी देर से, भाई ये गलत कर रहे हैं, हमें डिस्काउंट नहीं क्रेडिट करना चाहिए, हमें मशीन ही क्रेडिट करना चाहिए। हम डिस्काउंट सिर्फ इस वजह से क्रेडिट कर रहे हैं ताकि हमारे पास डिस्काउंट का भी डाटा मेंटेन हो जाए, लेकिन असल काम ये नहीं है कि यहाँ डिस्काउंट आना चाहिए। असल चीज ये है कि यहाँ मशीन आनी चाहिए थी क्रेडिट में। अब एक स्टूडेंट पूछ रहा है फिर ये क्रेडिट जो आपने किया है फिर तो हटाएं इसको यहाँ से, और मशीन की असल वैल्यू भी नजर नहीं आ रही है, तो बता रहा हूँ ना, वही तो बोल रहा है भाई ये तो फिर गलत हो गया। तो मैंने बोला सबर रुका, मतलब सबर करें आप, मेड पेमेंट एंड अवेल डिस्काउंट। तो पहला नारा क्या लगाया था हमने आज, पहली एंट्री हमेशा इनवॉइस प्राइस से बनेगी, दिस इज द फर्स्ट स्लोगन। दूसरा स्लोगन अब लगने आने वाला है, वो ये है कि जब आप डिस्काउंट का अकाउंट अगर आपने ओपन किया है ना, तो आप उसे क्लोज भी करेंगे। क्लोज क्यों करेंगे, ताकि मशीन जो आपको यहां क्रेडिट करनी थी वो आप यहां क्रेडिट करें, मशीन क्रेडिट करें। मशीन क्रेडिट नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। और डिस्काउंट का अकाउंट जो आपने क्रेडिट किया था उसको डेबिट करके क्लोज कर दें। इससे होगा क्या फायदा कि डिस्काउंट का अकाउंट भी लेजर में ओपन हो जाएगा। अगर आप यहां पे डायरेक्ट मशीन क्रेडिट कर दें तो भी आपकी एंट्री ठीक है, डिस्काउंट का अकाउंट नहीं होगा बस आपके पास, लेकिन मशीन ही क्रेडिट होनी चाहिए। नरेशन क्लोज्ड डिस्काउंट अकाउंट, ये हो गई परचेज की एंट्री। अभी जो पहली एंट्री बनी हुई है ये कितने तरीकों से बन सकती है, 2 तरीकों से। अगर कैश में खरीदा हो तो मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, पहली एंट्री के बारे में बात कर रहा हूं, होश में रहें। अगर उधार में खरीदा है तो ये एंट्री बनेगी मशीन डेबिट अकाउंट से क्रेडिट, बनेगी इनवॉइस प्राइस से। दूसरी एंट्री भी 2 तरीकों से बन सकती है। अगर हमने डिस्काउंट अवेल ना किया हो, डिस्काउंट अवेल ना किया हो तो अकाउंट डेबिट डेबिट कैश क्रेडिट 1,80,000, डिस्काउंट अवेल किया हो तो फिर ये एंट्री बनेगी। तीसरी एंट्री तो ऐसी ही बनेगी हमेशा। अच्छा, तीसरी एंट्री कब बनेगी, दूसरी एंट्री में डिस्काउंट होगा। और दूसरी एंट्री कब बनेगी, जब ये हमने उधार में खरीदा हो। हमने उधार में खरीदा ही नहीं है तो दूसरी तीसरी एंट्री का कॉन्सेप्ट खत्म। अगर हमने डिस्काउंट अवेल ही नहीं किया तो तीसरी एंट्री भी नहीं बनेगी, इसका मतलब है। अगर हमने मशीन ही नहीं खरीदी तो पहली भी नहीं बनेगी, सुकून से शांति से बैठे रहे। सही है, ये परचेज की हो गई एंट्रीज। अब बनेगी कैपिटल एंड रेवेन्यू, देखिए डिस्काउंट कवर हो गया इसमें। अब बनेगी कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर इस कंप्यूटेशन में कितने हैं, नहीं अमाउंट 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 के लिहाज से कितना है टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, 14,280 एज यूजुअल। वही आंसर आया जो लोग देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर 14,280 नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में सेल टैक्स भी है जो हमने अलग से लिखा हुआ है। वैसे आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर 14,280 कंप्यूटेशन में नजर आ रहा है, लेकिन एंट्री बनाते वक्त कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो भी तो आएगा 8820, उसे अभी हमने शामिल नहीं किया हुआ। अब मैंने एक बच्चे से पूछा बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर की एंट्री भी 9 तारीख को बनेगी, क्या बनेगी, तो वो क्या बोल रहा है,
बोल रहा है सेल टैक्स डेबिट, फाउंडेशन डेबिट, इंस्टॉलेशन डेबिट, बड़ा पढ़ने वाला बच्चा था। ट्रस्ट एंड कॉस्ट डेबिट, फ्रेट डेबिट, इंश्योरेंस ट्रांजिट डेबिट, इंपोर्ट ड्यूटी डेबिट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट डेबिट और कैश क्रेडिट। है आप में से कोई जो उसकी एंट्री को चैलेंज कर सके? सही बनाई ना? है नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मशीन में ऐड नहीं हुआ तो ये एक और बच्चे आए हैं, ये फरमा रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट कैश क्रेडिट, ये बोल रहे हैं ना, यानी कि 8,820 प्लस 14,280 कितना हो गया? अरे भाई ऐड करो ना, 8,820 प्लस 14,280 15,000 कैसे हो जाएगा? ये वो 8,820 है, ये 14,280 है, 23,100 रुपए। इससे आप लोग कह रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट कैश क्रेडिट। अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट कैश क्रेडिट कर दूं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की आज तक क्या कहानी सुनते हुए आ रहे हैं? एसिड की कॉस्ट में ऐड होगा, तो एसिड की कॉस्ट तो अकाउंट में आती है ना, अकाउंट में। आप मुझे बताएं अकाउंट में कैसे आएगा वो? ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, ये मशीन के अकाउंट में आएंगे। कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख दो उसको, कैसे आएंगे? मशीन के अकाउंट में अगर मुझे कोई चीज डालनी है तो उसको एंट्री में किस नाम से आना चाहिए? तो भाई अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर डेबिट कर दूं मशीन और कैश क्रेडिट कर दूं तो यहाँ एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो वो डायरेक्ट कर देना, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का अकाउंट ओपन करने का फायदा क्या? डायरेक्ट मशीन डेबिट, ये कुछ करवाते हैं लोग इस तरीके से, अभी तुमने कहीं पढ़ा होगा ही, तो जरूरी नहीं है ना उसका डिस्काउंट, तो मतलब हम जानना चाह रहे हैं ना। मशीन डेबिट भाई ये बनेगी एंट्री कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर एसिड की कॉस्ट में ऐड होता है, एसिड की कॉस्ट में ऐड होने के लिए एसिड के नाम से आएगा हमेशा। कैपिटल एक्सपेंडिचर एसिड के नाम से आता है। कितना है? 23,100। सही बताया ना आप लोगों ने? अगर मैं ये एंट्री ना बनाऊं ना तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर एसिड की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, ऐड नहीं होगा। एसिड की कॉस्ट में ऐड होने के लिए एसिड के अकाउंट में जाना पड़ेगा उसको। नरेशन पेड कैपिटल expenditures, these are एसिड अमाउंट। अब देखिए, अब मैं इसको इधर डालूं, 23,100 से मशीन डेबिट हुई थी, कैश क्रेडिट हुआ था 9 तारीख को। अब आप इस अकाउंट का बैलेंस निकाले ना, शादी में थोड़ी आएंगे कि वेट कर रहे हैं कब खाना खुलेगा। एसिड डेबिट साइड ऐड करें, क्रेडिट साइड लेस करें, तो ये वही कॉस्ट आ जाएगी जो कि मशीन की कॉस्ट है, 1,99,500 रुपए। अगर आप एंट्रीज बना रहे हैं परचेज की, परचेज की एंट्री बनाने के बाद आपने मशीन का अकाउंट ओपन किया और उसमें वही कॉस्ट आ गई जो यहां कंप्यूटेशन में नजर आ रही है, टोटल 1,99,500, तो इसका मतलब है आपने एंट्री सही बनाई है। आ गई है, ये तो हो गई कैपिटल एक्सपेंडिचर की एंट्री। तो पहली एंट्री किससे बनेगी? इनवॉइस प्राइस से परचेज की हमेशा। दूसरी एंट्री पेमेंट की, दो तरीके से बन सकती है। तीसरी डिस्काउंट क्लोज की, चौथी कैपिटल एक्सपेंडिचर की। पहली एंट्री हमेशा इनवॉइस प्राइस से बनेगी, डिस्काउंट का अकाउंट ओपन होगा तो क्लोज भी होगा, और तीसरा नारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा एसिड के नाम से आए। 3 नारे लगाए आज हमने, बाहर निकलते ही सीखना, सॉरी नारे लगाना। क्या नारा है? पहली एंट्री हमेशा इनवॉइस प्राइस से बनेगी, डिस्काउंट अवेल होगा तो क्लोज भी होगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर एसिड के नाम से आएगा। अब एंट्री बनेगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, और मुझे बताएं आप कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंप्यूटेशन में कितने अमाउंट से लिखे हुए? नहीं लिखे हुए। क्यों? क्योंकि एसिड की कॉस्ट में ऐड नहीं होते। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बिरयानी खाई कल? या हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर मालूम करने के लिए सवाल में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन में हम गए तो हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर नजर आ रहे हैं। कौन कौन सा है भाई? 2 ईयर फायर इंश्योरेंस, प्रीपेड फायर इंश्योरेंस कहेंगे इसको, और रिपेयर एक्सपेंस, और ये फाइन एक्सपेंस। 3 है ना ये। 2 ईयर फायर इंश्योरेंस 2000, रिपेयर 500, और 500 से आपके आ गया फाइन। ये जो एक्सपेंडिचर है ना, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर द एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस हमेशा अपने नाम से आते हैं, एसिड की कॉस्ट में ऐड नहीं होंगे। इसी वजह से इनको इनके नाम से लिखेंगे। क्या क्या? प्रीपेड फायर इंश्योरेंस डेबिट,
रिपेयर एक्सपेंस डेबिट। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में एक चक्कर होता है कि छोटे मोटे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, उनके लिए अलग हेड ओपन नहीं करते वो लोग, उन तमाम को एक ही में डाल देते हैं। हम लोग भी एक काम करते हैं, मेरे को हेड ओपन करते हैं मिससेलेनियस एक्सपेंस, फाइन को उसमें डाल देंगे। फाइन तो कभी कभार होने वाला हो, छोटा सा एक्सपेंस है। प्रीपेड 2000, ये भी 500 और ये भी 500, और कैश क्रेडिट हो जाएगा आपके पास। हाउ मच? 3000। नरेशन क्या आ जाएगी? 8 2 years फायर इंश्योरेंस, रिपेयर्स एंड फाइन। अब मुझे एक बात बताएं, एंट्रीज यही बनती है परचेज की बस। मैं आपसे बोलूं कि इसकी एंट्री बनाओ, पहले वाले केस की, तो पहली एंट्री तो इनवॉइस प्राइस से बनती है, तो इनवॉइस प्राइस तो लिखी भी नजर नहीं आ रही। अब क्या करें? तो इनवॉइस प्राइस की पहचान, इनवॉइस प्राइस की क्या पहचान है? देखें आप, इनवॉइस प्राइस वो होती है जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद आती है। देखिए आप, ट्रेड डिस्काउंट के बाद नजर आ रही है आप। कंपटीशन के लिहाज से बता रहा हूं मैं आपको ये। वैसे इनवॉइस प्राइस क्या होती है? जिसकी रसीद बन के पहले आई है, और इनवॉइस प्राइस वो होती है जो कैश डिस्काउंट से पहले नजर आए। देख रहे हैं आप, इनवॉइस प्राइस कहां मौजूद है? ट्रेड डिस्काउंट के बाद और कैश डिस्काउंट से पहले। ये कैश डिस्काउंट से पहले, कैश डिस्काउंट से पहले इनवॉइस प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट के बाद इनवॉइस प्राइस। अब मुझे बताइए इनवॉइस प्राइस क्या है? 90,000 ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो आ रही, तो पहली एंट्री इसी से बनेगी। और क्योंकि कैश डिस्काउंट की कोई मौजूदगी इधर नहीं है सिचुएशन नंबर 1 में, इसी वजह से कैश पर खरीदा है हमने इसको। क्या एंट्री बनाएंगे आप? क्या खरीदा? क्या है? पहले में इक्विपमेंट खरीदा है जी, इक्विपमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। अब दूसरी एंट्री तो बननी नहीं है, क्योंकि दूसरी एंट्री तो पेमेंट की थी, पेमेंट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अच्छा, पेमेंट हो चुकी है तो डिस्काउंट भी नहीं होगा, तीसरी एंट्री भी नहीं बनेगी। और इस केस में कैपिटल एक्सपेंडिचर है नहीं, उसकी भी एंट्री नहीं बनेगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी नहीं है, उसकी भी नहीं बनेगी। एक ही एंट्री बनेगी, इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। ट्रेड डिस्काउंट के बाद के अमाउंट से एंट्री बनती है। एंट्री हमेशा इनवॉइस प्राइस से बनती है। इस नारे का मतलब क्या है? कि ट्रेड डिस्काउंट को हम कंसीडर ही नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं होता ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड में। यानी एक चीज जो 1 लाख की थी, हमने खरीदी 90,000 की है, तो हम डायरेक्ट 90,000 से रिकॉर्डिंग करेंगे, तो ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं होता। इसी वजह से तो पहला नारा लगवाया हमने कि पहली एंट्री इनवॉइस प्राइस से बनेगी। इट मींस यू डू नॉट हैव टू रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट। कभी भी ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, ट्रेड डिस्काउंट के बाद वाले अमाउंट से रिकॉर्डिंग शुरू होती है। दूसरे केस में बताओ, पहली एंट्री हमेशा इनवॉइस प्राइस से बनेगी। क्या इनवॉइस प्राइस? 1 लाख। क्यों? इनवॉइस प्राइस की क्या पहचान बताई थी अभी? ट्रेड डिस्काउंट के बाद होगा और कैश डिस्काउंट से पहले। ट्रेड डिस्काउंट तो है ही नहीं, अब कैश डिस्काउंट से पहले क्या लिखा हुआ है? 1 लाख। दिस इज इनवॉइस प्राइस। क्या एंट्री बनाएंगे आप? कैश में खरीदा, उधार पे? कैसे बचाना? कैश डिस्काउंट मौजूद है, क्या एंट्री बनेगी? क्या खरीदा क्या है पहले ये तो देख लो। इक्विपमेंट खरीदी है सिचुएशन नंबर 2 में जी, इक्विपमेंट डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, कितने से? 1 लाख। पहली एंट्री इनवॉइस प्राइस से बनती है, इनवॉइस प्राइस 1 लाख है। अब पेमेंट की एंट्री बनाते हैं। कितनी लायबिलिटी आई हम पर? 1 लाख की लायबिलिटी आई ना। पहली एंट्री क्या बनाई है आपने? 1 लाख। तो लायबिलिटी कितनी? 1 लाख। अब इस लायबिलिटी की पेमेंट कर रहे हैं हम। पेमेंट की एंट्री देखें, मैंने आपको ये बताई भी है, ये रही पेमेंट की एंट्री। ऐसी ही एंट्री बनेगी, बस अमाउंट चेंज होंगे। हाँ, कितनी लायबिलिटी है? 1 लाख। पेमेंट करें आप, अकाउंट पेबल डेबिट 1 लाख, कैश क्रेडिट 95 और डिस्काउंट क्रेडिट 5,000। उसके बाद डिस्काउंट को डेबिट करेंगे और मशीन और इक्विपमेंट को क्रेडिट कर देंगे। आगे वाली एंट्रीज नहीं बनेंगी कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि इस केस में भी कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। इसमें ये मैं बना के दूंगा आपको, बनी हुई है मेरे पास, मैं आपको सेंड कर दूंगा। सिचुएशन नंबर 3, इसमें इनवॉइस प्राइस नजर आ रही है।
45, तो पहली एंट्री इसी 45 से बन जाएगी। चलो बनाओ, एंट्री बनाओ। क्या खरीदा है? इक्विपमेंट ही खरीदा है जी। इक्विपमेंट डेबिट, अकाउंट सेबल क्रेडिट 45,000। और अब पेमेंट की एंट्री, अकाउंटेबल डेबिट, अकाउंटेबल डेबिट कितने से? 45,000 से। हाँ भाई, कैश डिस्काउंट नजर आ रहा है, उधार पे खरीदा है। अल्लाह के बंदे, ये जो सिचुएशन नंबर 3 है, इसमें हमने इक्विपमेंट उधार पे खरीदी है। उधार पे खरीदी है तो थी वो 50,000 की, लेकिन उसने हमें सेल की है 45 की उधार पे। उधार पे क्यों? क्योंकि देखे ना, उसने हमें बोला है कि तुम 10 दिन में पैसे दोगे तो 3% डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब है कि हमने 45,000 रुपये नहीं दिए हैं, जब भी तो फिर हमें कैश डिस्काउंट मिल रहा है। अगर हमें कैश डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो इसका मतलब है हमने खरीदा है उधार पे, वरना कैश डिस्काउंट क्यों देगा हमें वो? कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है? ऐसा डिस्काउंट जो पेमेंट जल्दी करने पर हमें मिलता है। तो ये हमें डिस्काउंट यहाँ मिलता हुआ नजर आ रहा है ना। कंपटीशन में कैश डिस्काउंट नजर आ गया, या आपके सवाल में क्रेडिट टर्म नजर आ रही है, इसका मतलब ही यही है। मतलब समझते हैं ना, मतलब को बोलते हैं। इसका मतलब ही यही है कि आपने उधार पे खरीदा है, और जब उधार पे खरीदा तो पहली एंट्री में कैश तो क्रेडिट नहीं हो सकता। सही दे? हाँ। इक्विपमेंट डेबिट, अकाउंट सेबल क्रेडिट 45,000 पहली एंट्री है। अब पेमेंट की एंट्री बनाएंगे तो शुरुआत 45,000 से होगी, क्योंकि हम पर लायबिलिटी 45,000 है और हमने पूरी पेमेंट नहीं की। हमने कितनी पेमेंट की है? 43,650, बाकी 1,350 का डिस्काउंट है। तो ये दूसरी एंट्री बनेगी ना, ये वाली, ये दो बनी हुई है। हाँ, अकाउंटेबल डेबिट होगा, लेकिन कितने से? 45,000 से। कैश क्रेडिट होगा 43,650, और बाकी 1350 से डिस्काउंट क्रेडिट होगा। यहां पर बात खत्म नहीं होगी, डिस्काउंट ओपन होगा तो यहां क्लोज भी करेंगे आप। डिस्काउंट डेबिट, इक्विपमेंट क्रेडिट, खुद बनानी है आपने एंट्रीज। घर जाके देखेंगे ना, पुराना वाला कंपटीशन से आप बना लेंगे। सिचुएशन नंबर 4 की भी ऐसी बनेगी। 5 की एंट्रीज में ओरल बनवा रहा हूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे जी। उधार पे है खरीदा या कैश पर? पहली एंट्री इनवॉइस प्राइस से बनती है, 90,000 इनवॉइस प्राइस है, और कैश डिस्काउंट मौजूद है, उधार पे खरीदा है, तो फिर पहली एंट्री में अकाउंट से मिलाएगा जी। नहीं, पहली एंट्री तो बनाओ, खरीदा क्या है पहले ये देखो। सिचुएशन नंबर 5 में हमने मशीन खरीदी है जी। मशीन डेबिट, अकाउंट सेबल क्रेडिट 90,000 इनवॉइस प्राइस। उसके बाद पेमेंट, अकाउंटेबल डेबिट 90,000 और डिस्काउंट क्रेडिट 1,800, कैश क्रेडिट 88,200। अब बनेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर की, नहीं डिस्काउंट की। डिस्काउंट को क्लोज करेंगे। डिस्काउंट डेबिट, मशीन क्रेडिट 1,800, 3 एंट्रीज बन गई। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर की एंट्री बनेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर एसिड के नाम से आता है ना। क्या एंट्री बनेगी? मशीन डेबिट, कैश क्रेडिट, लेकिन कितने से? हाँ, 16,410। कैसे? सेल टैक्स और टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर को मिला के। नाउ ट्राई इट एट होम। वी हैव कवर्ड हाउ टू कंप्यूट टोटल कॉस्ट एंड हाउ टू पास द एंट्रीज। ये पहला सेक्शन नॉन करेंट एसिड की अकाउंटिंग का खत्म हुआ। अब आप लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे ना, तो ये बार बार आएगा। हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें हमें पहले टोटल कॉस्ट निकालनी पड़ती है। जब टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी कि तो एसिड हमें 1,04,610 का पड़ा है, तो वहां से फिर उसका डेप्रिसिएशन कंप्यूट होता है। तो ये इम्प्लाइड सी बात है कि ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो आपको कॉस्ट कंप्यूट करनी आनी चाहिए ताकि आप डेप्रिसिएशन को कंप्यूट कर सकें। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू कंप्यूट depreciation expense, that is how to estimate what amount of the cost of non-current asset has expired this year or till this year and has given us benefits। तो आइए इसको देखते हैं। यहां तो कोई सवाल पूछना है आपको? प्रैक्टिस तो अभी आपने करनी है। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? नो सवाल? तो चले आइए डेप्रिसिएशन की तरफ चलते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पढ़ने से पहले जिस तरीके से कल हमने क्या किया, एसिड की टोटल कॉस्ट निकालने से पहले, कल से काम शुरू किया था, परसों से
एसिड की टोटल कॉस्ट निकालने से पहले हमने इस चीज को डिस्कस किया कि टोटल कॉस्ट निकालते वक्त दो ऐसे डिस्काउंट हैं जो एसिड की कॉस्ट में से लेस होते हैं, और वो कौन कौन से हैं? ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हर कस्टमर को मिलेगा और वो 100% लेस होता है। कैश डिस्काउंट कंडीशनल है, पेमेंट जल्दी करोगे तो लेस होगा, वरना लेस नहीं होगा। फिर हमने देखा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या हैं, एसिड की कॉस्ट में ऐड होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इग्नोर होते हैं। ये फिर हमने एसिड की टोटल कॉस्ट निकाली ना, तो मेन काम तो हमारा एसिड की टोटल कॉस्ट निकालना था। अब यहाँ डेप्रिसिएशन को पढ़ने से पहले भी आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज को सीखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग जो है वो डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग उससे शुरू करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज। अभी देखिए, आपको पहले से मालूम है टोटल कॉस्ट क्या है, कंप्यूटेशन बनाया ना, टोटल कॉस्ट में क्या क्या आता है। अब जब एसिड आप लेकर आ जाते हैं, परचेज कर रहे होते हैं बल्कि सप्लायर से, तो आपके कुछ सवालात होते हैं सप्लायर से। यूज करने के लिए एसिड लेके आ रहे हो, मशीन परचेज कर रहे हो आप, नॉन करंट एसिड है, तो क्या सवाल पूछेंगे आप सप्लायर से? लाइफ कितनी है, सबसे बड़ा सवाल। तो वो बता रहा है भाई इसकी लाइफ 10 साल है, तो पक्की बात है उसकी लाइफ 10 साल है? नहीं, वो कैसे बता रहे हैं? वो एस्टिमेट करके बता रहे हैं, क्योंकि उस एसिड को अगर उसने खुद कंस्ट्रक्ट किया है या जिसने कंस्ट्रक्ट किया उसने बताया होगा कि भाई मेरे ख्याल में इस एसिड की लाइफ 10 साल है, तो दिस इज एस्टिमेटेड लाइफ। इसी लाइफ की बुनियाद पर आप एसिड का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अगर आपको एसिड की लाइफ पता ना हो और वो कहे हमेशा चलेगा, अगर वो ऐसी बात कर दे हमेशा चलेगा, तो इसका मतलब है आपका एसिड कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। यही मतलब है ना, दुनिया में कोई चीज हमेशा नहीं चलती। हमेशा चलने का मतलब क्या है? वी कैन नॉट डिटरमिन द लाइफ। जैसे लैंड है, लैंड की लाइफ कितनी है, साइंसदान एस्टिमेट करते बैठे हुए, लेकिन वो गलत एस्टिमेशन है, वो भी श्योर नहीं है, बोले हम ऐसी अपनी तरफ से बता रहे हैं अपनी प्रेजेंट नॉलेज की बुनियाद पर। चांद की कितनी लाइफ है, यू कैन नॉट एस्टिमेट। क्यों? क्योंकि हम उतने अरसे बात की सोच नहीं सकते, हमारी नॉलेज लिमिटेड है। तो इसी वजह से हम ये मालूम नहीं कर सकते कि वो कितने अरसे बाद खत्म हो जाएगा। अगर किसी चीज की लाइफ डिटरमिन नहीं हो सकती तो उसका एक्सपेंस भी नहीं निकाल सकते हम। तो लैंड एक ऐसा टेंजिबल नॉन करंट एसिड है जिसकी लाइफ डिटरमिन नहीं हो सकती। अगर आपने लैंड परचेज कर ली, कोई प्लॉट वगैरह फॉर एग्जांपल फ्री होल्ड, यू कैन नॉट डिटरमिन कब कितने अरसे तक ये चलेगा। मतलब एक दिन आया, आप गए, आपकी लैंड गायब है, जमीन नहीं है वहां पर, ऐसा होगा? नहीं, जमीन खत्म हो गई। दिस इज नॉट पॉसिबल। दैट्स व्हाई लैंड डज नॉट डेप्रिशिएट। लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती। नॉन करंट एसिड में सिर्फ एक ही एसिड है जो डेप्रिशिएट नहीं होता, नॉन करंट एसिड, फिक्स टेंजिबल वाले। बाकी सारे टेंजिबल नॉन करंट एसिड की लाइफ डिटरमिन हो सकती है, बिल्डिंग की, मशीन की, इक्विपमेंट की। तो अभी जो हम डेप्रिसिएशन पढ़ने जा रहे हैं ना, वो लैंड का नहीं पढ़ेंगे हम। लैंड की अकाउंटिंग में सिर्फ कॉस्ट निकलेगी, बस वहां पे बंद हो जाएगा उसका मामला। लैंड में परचेज वगैरह होगा, लेकिन इसके अलावा जो एसिड है, बिल्डिंग, मशीन, इक्विपमेंट, इनका हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। अब जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सारी इन्हीं से मुतालिक है, ऐसे टेंजिबल नॉन करंट एसिड से मुतालिक जिसकी लाइफ क्या होती है? लिमिटेड। ओके, तो पहली टर्मिनोलॉजी आपको मालूम है टोटल कॉस्ट। आपने उससे पूछा इसकी लाइफ बताओ, उसने बोला इस मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है। आपने बोला अच्छा। आपने बोला उसके बाद? उसने बोला उसके बाद ये मशीन मार्केट में 10,000 की बिक जाएगी लाइफ खत्म हो जाने के बाद। आपने खरीदा है 10 लाख का, तो 10 लाख उसकी कॉस्ट आई, टोटल कंपटीशन बनाया ना आपने, तो उसकी कॉस्ट आई 10 लाख। अब वो क्या बोल रहा है, कितने का बिक जाएगा? इसका मतलब है 10 लाख में से 10,000 रुपए एक्सपायर नहीं होंगे, वो तो रिकवर हो जाएंगे ना मार्केट से। इसका मतलब असल में आपकी बिजनेस में इसकी कितनी कॉस्ट एक्सपायर होगी? 9,90,000। तो ये 10,000 जो एक्सपायर नहीं होंगे, मतलब उसने कहा है ना मार्केट में 10,000 का बिक जाएगा 10 साल बाद। ये क्या है? ये भी एस्टिमेशन है, एक्चुअल है। ये भी एस्टिमेशन है उसकी कि 10 साल बाद 10,000 का ये मशीन मार्केट में कबाड़ में बिक जाएगा। इस वैल्यू को जो उसने बताई है कि इतनी वैल्यू पर मार्केट में बिक जाएगा, इसको कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। क्या कहते हैं? स्क्रैप वैल्यू। देखिए यहां अभी आ रही है, इसके 4 नाम है। क्या क्या नाम है इसके? स्क्रैप वैल्यू, रेजिड्यू। बेटा आंखें खराब हो जाएंगी तुम्हारी, अपने ऊपर रहम करो। यहां हो ना, आगे क्या हुआ? यहां आगे बारी, यहां आगे बैठ जाओ, यहां आ जाओ।
गौर से देख लो, आगे खराब कर लोगे अपनी। स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, सैल्यूज वैल्यू या ट्रेड इन वैल्यू, आपको नजर आ रहा है? इन चारों का एक ही मतलब है। इसका मतलब है वो वैल्यू जो एसिड की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाने के बाद हमें मार्केट में एसिड को बेचकर रिकवर हो जाएगी, यानी कि वो वैल्यू जो टोटल कॉस्ट में से एक्सपायर नहीं होगी। दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। देखिए पहला तरीका क्या है, द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ टेंजिबल प्लांट एसिड हैविंग लिमिटेड लाइफ, लिमिटेड लाइफ वाले के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज एस्टिमेटेड टू बी रिकवर्ड एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। उसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाने के बाद रिकवर हो जाएगी। आप लोगों ने कल छुट्टी की थी ना, आपको ये समझ में आएगा। प्रीवियस वाला कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें टोटल कॉस्ट निकली भी होगी। दिस इज वेरी सिंपल। क्या करेगा, एसिड खरीदा 10 लाख का, 10 साल उसकी यूजफुल लाइफ है एस्टिमेटेड, और उसने बताया कि 10 साल बाद 50,000 रुपये मार्केट से रिकवर हो जाएंगे, तो 50,000 रुपये कहलाती है स्क्रैप वैल्यू। या फिर इसको कैसे कह सकते हैं, हमें कहेंगे कि 10 लाख में से 50,000 एक्सपायर ही नहीं होगा, तो क्या रिकवर हो जाएगा। देखें क्या बोल रहे हैं, द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ टेंजिबल प्लांट एसिड हैविंग लिमिटेड लाइफ दैट इज एस्टिमेटेड नॉट टू बी एक्सपायर्ड इन इट्स यूजफुल लाइफ इज स्क्रैप वैल्यू। अब देखिए इसके 4 नाम। स्क्रैप माने क्या होता है, कबाड़, तो 10 साल बाद कबाड़ भी बिकेगी ना, तो स्क्रैप वैल्यू इसी वजह से इसका नाम पड़ा, कबाड़ की वैल्यू। रेजिडुअल का अगर आप इंग्लिश में उसमें देखिए, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में मीनिंग, तो रेजिडुअल का मतलब मिलेगा आपको रिमेनिंग, तो रेजिडुअल वैल्यू मतलब रिमेनिंग वैल्यू जो बच जाएगी। इसके अलावा सैल्वेज मतलब भी रिमेनिंग होता है कि ये वैल्यू यूजफुल लाइफ के बाद बच जाएगी। ट्रेड इन वैल्यू क्यों कहते हैं इसको, कि 10 साल बाद इतने पर मार्केट में ट्रेड हो जाएगा। ट्रेड मतलब बाइंग सेलिंग होती है ना। तो ये चारों नाम बिल्कुल इसके काम के लिहाज से बनाए हैं इन्होंने। अब अगर अभी हम जो एजम्पशन बनाई है, अभी एग्जाम्पल बनाई थी ना हमने, कि एसिड परचेज किया, टोटल कॉस्ट कंप्यूट की 10 लाख आई, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ मालूम चली 10 साल, और ये मालूम चला कि इसकी स्क्रैप वैल्यू 10 साल खत्म हो जाने के बाद 50,000 है। अब मुझे बताएं सब चीजों के नाम है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 साल, टोटल कॉस्ट 10 लाख, 50,000 स्क्रैप वैल्यू। अब जो एक्सपायर नहीं होगा उसका नाम रखा है इन्होंने स्क्रैप वैल्यू। तो जो एक्सपायर होगा वो कितना है, अरे कर लो ना बेटा, 10 लाख टोटल कॉस्ट है, 50,000 रुपए स्क्रैप वैल्यू है, कितना एक्सपायर होगा, 9,50,000। तो ये 9,50,000 का भी नाम है, और वो नाम है डेप्रिशिएबल कॉस्ट। इधर आ जाओ बुशरा, डेप्रिशिएबल कॉस्ट। व्हाट इज डेप्रिशिएबल कॉस्ट, डेप्रिशिएबल, डेप्रिशिएबल मतलब डेप्रिशिएट होने के काबिल है ये, डेप्रिशिएबल। 10 लाख में से सारा डेप्रिशिएबल नहीं है, 10 लाख में से सिर्फ 9,50,000 डेप्रिशिएबल है, बाकी 50,000 डेप्रिशिएबल नहीं है, पूरी 10 लाख डेप्रिशिएबल नहीं है। अगर स्क्रैप वैल्यू 0 होती तो पूरी 10 लाख डेप्रिशिएबल होती। मैं डेप्रिसिएशन नहीं बोल रहा हूं, डेप्रिशिएबल कॉस्ट बोल रहा हूं। तो देखिए ये आ गई, ओनली फॉर यू, डेप्रिशिएबल कॉस्ट। दिस इज द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ टेंजिबल नॉन करेंट एसिड दैट इज एस्टिमेटेड टू बी एक्सपायर्ड, कि एक्सपायर हो जाएगा। ये आ गया, द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ टेंजिबल प्लांट एसिड दैट इज एस्टिमेटेड टू बी एक्सपायर्ड इन यूजफुल लाइफ इज डेप्रिशिएबल कॉस्ट। तो क्या फार्मूला होगा डेप्रिशिएबल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट में से माइनस कर लेंगे स्क्रैप वैल्यू, तो जो कॉस्ट बचेगी वो डेप्रिशिएबल कॉस्ट। ये आ गया ओनली फॉर यू फार्मूला, डेप्रिशिएबल कॉस्ट। ये सारी टर्मिनोलॉजीज अभी हमारे डेप्रिसिएशन के फार्मूलाज में यूज होगी। वी आर गोइंग टू एस्टिमेट द डेप्रिसिएशन, तो ये आपको पता होनी चाहिए। डेप्रिशिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। टोटल में से जो एक्सपायर्ड नहीं होगी वो माइनस कर लो, तो कितने फार्मूला आ जाएंगे, 3। These are, this is, by this formula you can compute 3 things. Assume करें आपको टोटल कॉस्ट पता हो, डेप्रिशिएबल कॉस्ट पता हो, तो टोटल कॉस्ट में डेप्रिशिएबल कॉस्ट लेस करें, स्क्रैप वैल्यू आ जाएगी। और अगर आपको डेप्रिशिएबल कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू मालूम है, दोनों को ऐड कर ले, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो वी हैव स्टडीड 2 न्यू टर्मिनोलॉजीज, स्क्रैप वैल्यू एंड डेप्रिशिएबल कॉस्ट। तो असल में ये 3 हो गई, टोटल कॉस्ट जो कि एक्चुअल होती है, स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड होती है, डेप्रिशिएबल कॉस्ट भी क्या है, एस्टिमेटेड है।
कि एक एस्टिमेटेड अमाउंट लेस कर रहे हो ना, स्क्रैप वैल्यू इज एस्टिमेटेड, तो डेप्रिसिएबल कॉस्ट भी एस्टिमेटेड है। अब आपने एक एसिड परचेज किया, उसकी कॉस्ट थी 10,50,000, एजम्पशन है मेरी, कॉस्ट 10,50,000, एस्टिमेटेड लाइफ मालूम की 10 साल, स्क्रैप वैल्यू मालूम की 50,000, तो डेप्रिसिएबल कॉस्ट कितनी हुई 10 लाख। पहला साल गुजर गया, आप क्या करेंगे 10,50,000 में से 50,000 तो हटा, एग्जाम्पल चेंज कर लिए मैंने, 10,50,000 में से 50,000 हटा देंगे क्योंकि वो तो एक्सपायर नहीं होगी। डेप्रिसिएबल कॉस्ट निकाली 10 लाख और इसको 10 साल पे स्प्रेड कर देंगे, तो एक साल का डेप्रिसिएशन कितना आ गया, हाँ 1 लाख। 10 लाख डिवाइड बाय 10, 1 लाख, तो 1 लाख क्या है, एक साल का डेप्रिसिएशन। मैं भी हूं, 3 साल गुजर गए, तो मुझे बताएं तीसरे साल कितना एक्सपायर होगा। तीसरे साल 1 लाख एक्सपायर होगा, तीसरे साल तक 3 लाख एक्सपायर हो गया। लेकिन अब तक और काम में फर्क है, तीसरे साल का डेप्रिसिएशन 1 लाख है, तीसरे साल तक का डेप्रिसिएशन 3 लाख है। 6 साल गुजर गए, पूछा मैंने भी कुछ, मैंने बोला 6 साल गुजर गए। छठे साल का डेप्रिसिएशन कितना है 1 लाख, छठे साल तक का कितना है 6 लाख। तो ये जो छठे साल तक का डेप्रिसिएशन है ना, इसका अलग नाम है, और ये छठे साल का डेप्रिसिएशन है, इसका अलग नाम है। अब देखिए आप, जो छठे साल का डेप्रिसिएशन है उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तीसरे साल का जो डेप्रिसिएशन है उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। दूसरे साल का जो डेप्रिसिएशन है उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, मतलब एक पर्टिकुलर ईयर का एक्सपेंस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। लेकिन उस ईयर तक का सारा मिलाएंगे तो उसका नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। ये दोनों डेप्रिसिएशन के ही नाम है, लेकिन एक डेप्रिसिएशन 1 साल का है और एक डेप्रिसिएशन उस साल तक का सारा है। अब देखिए आप पढ़े, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है, टेंजिबल प्लांट एसिड की कॉस्ट का वो पार्ट जो एक्सपायर हो चुका है। हैव बीन एक्सपायर्ड का मतलब क्या होता है, गुजर गया। टू बी एक्सपायर्ड मतलब एक्सपायर होगा, या तो हैव बीन लिखा हुआ है ना, एक्सपायर हो गया इन अ ईयर, 1 साल में, और आगे लिख भी दिया फॉर द ईयर, 1 साल की बात कर रहे हैं। जबकि यहां देखिए आप, ये कह रहे हैं हैव बीन एक्सपायर्ड टिल अ पर्टिकुलर ईयर, अब तक का सारा मिला लेंगे। यानी आपसे पूछूं, अब मैं टर्म में पूछूंगा, अभी तो हम ऐसे ही पूछ रहे थे, 7वें साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होगा 1 लाख, 7वें साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा 7 लाख। ऐसे बात करेंगे हम। अब मुझे बताएं, आप बताएं, कोई बता दे, 8 साल गुजर गए, 8वें साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1 लाख, 8वें साल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हाँ कितनी वैल्यू बच गई 8वें साल, 2,50,000, जिसमें 2 लाख एक्सपायर होगी और 50 एक्सपायर नहीं होगी, लेकिन वैल्यू तो 2 लाख बची ना, 2,50,000 बची ना। तो 2,50,000 जो वैल्यू बच गई है ना, इसका नाम है बुक वैल्यू। क्या नाम है, बुक वैल्यू। जो वैल्यू बच गई, 3 साल गुजर गए, बताएं आप तीसरे साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होगा, तीसरे साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगा, और तीसरे साल बुक वैल्यू क्या होगी 7,50,000। अब बुक वैल्यू के भी 3 नाम है, बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू। और मैं आपको बता दूं, अगली अकाउंटिंग के अंदर हर जगह आपको कैरिंग वैल्यू भी लिखी हुई मिलेगी, सीवी। यानी आप आगे बढ़ेंगे ना अकाउंटिंग एफएससीआर से, तो आपको बुक वैल्यू बोलते हुए लोग कम नजर आएंगे, ज्यादातर लोग कैरिंग वैल्यू बोलते हुए नजर आएंगे। बात वही है, बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू, जो वैल्यू बच गई। ये नहीं बोल रहा हूं जो आने वाले सालों में लाजमी एक्सपायर होगी। देखिए इसमें, द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ टेंजिबल प्लांट एसिड दैट इज एस्टिमेटेड टू बी एक्सपायर्ड इन इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अब इसमें एक चीज की कमी है, बोलना चाहिए था टू बी एक्सपायर्ड और टू बी रिकवर्ड। 2,50,000 में स्क्रैप वैल्यू भी तो शामिल है, जो हमारी रिमेनिंग वैल्यू है। अब मुझे बताएं कैसे निकालेंगे बुक वैल्यू, क्या होगा बुक वैल्यू का फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट में से सैलरी वैल्यू लेस करोगे तो डेप्रिसिएबल कॉस्ट आएगी। सैलरी वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, ट्रेड इन वैल्यू, ये एक ही चीज का नाम है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करेंगे ना। बुक वैल्यू का मतलब है जो बच गई है। डेप्रिसिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है, जो पूरी लाइफ में एक्सपायर होगी।
अगर स्क्रैप वैल्यू 50,000 थी, 10,50,000 एसिड की कॉस्ट है, 50,000 स्क्रैप वैल्यू है, तो ये लेस करके तो 10 लाख निकलेगा, वो आने वाले सालों में थोड़ी एक्सपायर होगा, पूरी लाइफ में एक्सपायर होगा। डेप्रिशिएबल कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती। छठे साल भी आप खड़े में होंगे ना, आप बोलेंगे मेरी पूरी डेप्रिशिएबल कॉस्ट 10 लाख है, 8वें साल भी 10 लाख है, एसिड मुकम्मल तौर पर एक्सपायर हो गया, तब भी आप बोलेंगे इस एसिड की डेप्रिशिएबल कॉस्ट 10 लाख थी। 10 लाख डेप्रिशिएबल कॉस्ट चेंज नहीं हो, मतलब नॉर्मल अगर कुछ भी नहीं हुआ तो चेंज नहीं होगी, बुक वैल्यू भी सॉरी स्क्रैप वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। लेकिन यह बुक वैल्यू ये हर साल छोटी होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बढ़ता चला जाता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? प्रीवियस ईयर का सारा डेप्रिसिएशन। जैसे जैसे साल गुजरते चले जाएंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब टोटल एक्सपायर्ड कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, और वही इसमें से लेस होकर बुक वैल्यू को निकल, मतलब टोटल कॉस्ट में से एक्यूमुलेट को लेस करेंगे तो बुक वैल्यू आएगी। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि चौथे साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है तो क्या बोलेंगे आप? 1 लाख। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 4 लाख। डेप्रिशिएबल कॉस्ट कितनी है? डेप्रिशिएबल कॉस्ट 10 लाख। डेप्रिशिएबल कॉस्ट तो टोटल में पूछ रहे हैं ना। स्क्रैप वैल्यू 50,000, लेकिन चौथे साल बुक वैल्यू क्या है? 6,50,000। मैं आपसे पूछूं 90 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है? 1 लाख। 90 साल का बुक वैल्यू क्या है? 1,50,000। कैसे निकाली? 9 साल का डेप्रिसिएशन मिला लेंगे ना, एक्यूमुलेटेड आएगा फिर, और वो एक्यूमुलेटेड 9 लाख टोटल कॉस्ट 10,50,000 में से लेस कर लेंगे, बुक वैल्यू आ जाएगी आपकी। 90 साल डेप्रिशिएबल कॉस्ट क्या है? 10 लाख। और 90 साल स्क्रैप वैल्यू क्या है? और 90 साल एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या है? 10 साल। लेकिन रिमेनिंग लाइफ क्या है? 1 साल। एज कितनी है? एज क्या होती है? कितने साल यूज हो गया? 9 साल। ऐसे मेरी एज 10 साल है और मेरी लाइफ 200 साल है, 190 साल और जीऊंगा। खुश हैं आप? नहीं खुश? क्या चीज? ये बात तो है, कोई मसला नहीं है, कभी कभार होता है इंसान के साथ। बहरहाल मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज बताई हैं, दीज टर्मिनोलॉजीज विल बी यूज्ड। दोबारा, टोटल कॉस्ट जितने का एसिड पड़ा, स्क्रैप वैल्यू जो एक्सपायर नहीं होगी, डेप्रिसिएबल कॉस्ट जो पूरी लाइफ में एक्सपायर होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो किसी 1 साल में एक्सपायर होगा हुआ है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो अब तक का एक्सपायर हो गया, और बुक वैल्यू जो आने वाले सालों में एक्सपायर होगी। फॉर्मूलाज मैंने 2 बताए, बुक वैल्यू का और इसके अलावा डेप्रिसिएबल कॉस्ट। डेप्रिसिएबल कॉस्ट पूरी लाइफ से ताल्लुक रखती है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। Now we are going to study the methods of calculating depreciation. We are going to estimate how much cost has been expired. Depreciation expense निकालेंगे। अब उसके several methods हैं। Methods to estimate depreciation, इनको पढ़ना था, इन्हीं के लिए बुक वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, ये वगैरह वगैरह आपके सामने आएगी। तो पहले हम ये 3 मेथड्स पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड सम ऑफ द ईयर्स डिजिट्स मेथड। फिर उसके बाद ये मेथड्स भी पढ़ेंगे नीचे लिखे में, आवर्स मेथड, यूनिट प्रोडक्शन मेथड, किलोमीटर मेथड। छोटा कर दिया इनको, लेकिन पढ़ेंगे हम इनको। तो अभी हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड कौन सा मेथड है? ये वही मेथड है जिसके बारे में अभी हमारी डिस्कशन चल रही थी। 10,50,000 कॉस्ट है, 50,000 स्क्रैप वैल्यू है, 10 साल लाइफ है, और आपने डिवाइड करके डेप्रिसिएशन निकाले थे ना, यही मेथड है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड। देखिए आप, शुरू करते हैं। अभी तो नाम बहुत है, स्ट्रेट लाइन मेथड के भी 3 नाम है, याद करने हैं आपको ये नेम्स। ये पेपर में आ गया फिक्स परसेंटेज मेथड, हमने बोला ये क्या है यार, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड आ गया, आप बोले यार ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, इस वजह से मैंने सारे नाम एक साथ रख दिए। स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और फिक्स परसेंटेज मेथड, एक ही मेथड के 3 नाम है। और ये मेथड बहुत आसान है। जितने भी हम डेप्रिसिएशन के मेथड्स पढ़ेंगे ना, वो उसके फार्मूलाज से पढ़ेंगे। और इसका फार्मूला देखें हम, ये वही है जो अभी आप कर रहे थे।
टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस की तो क्या बचा, तो खामोशी बच गई, डेप्रिसिएबल कॉस्ट बचा ना, और उसको लाइफ से डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो लाइफ से डिवाइड हो जाएगा ना आगे आगे। इस फॉर्मूले को अगर आप यूज करें वही हो जाएगा ना, 10,50,000 टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 50,000, माइनस हो गया क्या बचा 10 लाख। 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा 10 लाख, अभी लाइफ 10 से डिवाइड हो जाएगा तो कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1 लाख। ये फॉर्मूला एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए है या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को निकालने के लिए, सिर्फ एक्सपेंस को निकालने के लिए है। इस फॉर्मूले को किसी और तरीके से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर मैं टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू लिखने के बजाय इसकी जगह पर डेप्रिसिएबल कॉस्ट लिख दूं तो बात तो वही हो जाएगी ना भाई। 10,50,000 में से 50,000 लेस करके फिर मल्टीप्लाई में 1/लाइफ करो, या डायरेक्ट 10 लाख को मल्टीप्लाई 1/लाइफ कर दो, एक ही बात है। तो देखिए हमने ये वाला फॉर्मूला भी लिख दिया, यानी ये डेप्रिसिएबल कॉस्ट जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये इन दोनों को माइनस करके डायरेक्ट लिख दिया है। एक और कैलकुलेटर निकालें, ये तो 1/लाइफ लिखा हुआ है, 1/लाइफ 1 डिवाइडेड बाय 10 करो, 0.1 आ गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो 10 आ गया। 10 मतलब 10%, 10 मतलब 10%। हमने क्या किया 1/लाइफ को ना रेट में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर मैं पहले वाले फार्मूले में इस 1/लाइफ की जगह पर 10% से मल्टीप्लाई करूं तो क्या जवाब आएगा, 10,50,000 माइनस 50,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। करें, करके देखें, 10,50,000 माइनस 50,000 तो 10 लाख बच गया। 10 लाख को मल्टीप्लाई करो 10% से, वही आ गया 1 लाख। अलग अलग लिखना भाई, पहले 10,50,000 में से 50,000 लेस करना, यानी आप 10,50,000 माइनस 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 10 करें तब भी 1 लाख आएगा। आप डायरेक्ट 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 10 करें तब भी 1 लाख आएगा। या आप तो 10,50,000 माइनस 50,000 करके मल्टीप्लाई करें 10% से तब भी 1 लाख आएगा। या भी डायरेक्ट 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% करें तब भी 1 लाख आएगा। ये देखिए आप 4 फॉर्मूला नजर आ रहे हैं, आप ये चारों फॉर्मूला एक ही आंसर कंप्यूट करके देंगे आप। 2 में रेट यूज हो रहे हैं, रेट वाला फॉर्मूला मैंने क्यों बताया आपको कि अगर पेपर में रेट निकाल के दे दिया तो आपको 1/लाइफ की जगह पे रेट लिखना है। रेट परसेंट में होगा तो मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 भी करेंगे। रेट को निकालने का फॉर्मूला मैंने नीचे लिख दिया है, 1/लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100 खुद कर लेना। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो रेट बनेगा। और आगे क्या लिखा हुआ है देखें, रेट को निकालने का एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्या फॉर्मूला है, डेप्रिसिएशन 1 साल का डिवाइड बाय डेप्रिसिएबल कॉस्ट। हमारी एग्जाम्पल में 1 साल का कितना डेप्रिसिएशन है 1 लाख, और डेप्रिसिएबल कॉस्ट कितनी है 10 लाख। निकाले रेट इससे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, जी आ गया 10%। यानी कि रेट के लिए दोनों फार्मूलाज में से कोई भी यूज कर लें आप। मुझे एक बात बताएं, ये जो नीचे बॉक्स बना हुआ है क्या ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का फार्मूला है? नीचे वाला बॉक्स लास्ट वाला नहीं, ये रेट का फार्मूला है, मल्टीप्लाई 100 भी करना है। और ये 4 किसके फार्मूला है? हाँ मीसम तुम बताओ, तो डेप्रिसिएशन के 4 फार्मूलाज हैं ऊपर, इनमें से कौन सा वाला फार्मूला यूज करोगे अगर तुम्हें डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन से निकालने के लिए दिया जाए? इतनी देर में तो चीन फतह हो जाएगा। मीसम ने फार्मूला इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है भाई। आप बताएं कौन सा वाला फार्मूला आपको पसंद आ रहा है? डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। आपको
लास्ट वाला 200 है इस वजह से जी। थर्ड वाला सही लग रहा है। थर्ड भाई डेटा के मुताबिक करेंगे ना आप लोग, ये कोई बात थोड़ी हुई। मतलब अगर डेटा में टोटल कॉस्ट दी हुई है, स्क्रैप वैल्यू भी दी हुई है, लाइफ भी दी हुई है, अब तुम अगर आखिरी वाला करोगे तो पहले रेट निकालोगे, फिर डेप्रिशिएबल कॉस्ट भी निकालोगे, अलग से कंप्यूटेशन नहीं करना पड़ जाएगा तुम। लेकिन अगर डाटा में डेप्रिशिएबल कॉस्ट दी हुई है, रेट दिया हुआ है, तो फिर फोर्थ वाला यूज करेंगे। वी विल लुक इनटू द क्वेश्चन, जो डाटा हो वैसा हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो आइए, ओनली फॉर यू वी आर गोइंग टू स्टडी इट। हम एक सवाल सॉल्व करेंगे जिसमें हम डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे, और इन चारों में से अभी हम पहला वाला फॉर्मूला ही यूज करने जा रहे हैं, टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1/लाइफ। और हम पहला मेथड पढ़ेंगे। मैं ये करूंगा ये कि मैं पहले सारे मेथड्स आपको पढ़ा दूंगा डेप्रिसिएशन के, फिर हम एक सवाल उठाएंगे, कंप्लीट सवाल, उसे सॉल्व करेंगे। यानी उसमें कॉस्ट भी निकालनी होगी, डेप्रिसिएशन भी निकालना होगा, एंट्रीज भी बनानी होगी, बैलेंस शीट भी बनानी होगी, वो सारा काम होगा। लेकिन अभी हम पूरा फोकस किस पे डाल रहे हैं? डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन पे। सारे मेथड्स पढ़ लेंगे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के, फिर अपनी प्रैक्टिस में चले जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, और उसमें जो जो चीजें आती हैं वो आपको नजर आती रहेंगी, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, चलिए आइए सवाल देखते हैं। चलो बेटा, एक सवाल हमने उठाना है। इसी क्वेश्चन की वजह से हम सारे मेथड सीख सकते हैं, लेकिन अभी हम किस पे काम कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि स्ट्रेट लाइन मेथड को स्ट्रेट लाइन मेथड क्यों कहते हैं, फिक्स परसेंटेज मेथड क्यों कहते हैं, ये बता सकता हूं मैं आपको। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों कहते हैं, ये भी नहीं बताया। अभी हम पहले डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर लेते हैं इस मेथड से, फिर हम इस चीज पे डिस्कस करेंगे कि इसके ऐसे नाम क्यों हैं। ओके, आइए। सितारा इंटरप्राइजेज ने एक मशीन खरीद ली जिसकी कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू 1,50,000 और 10,000 रिस्पेक्टिवली है। अब देखिए, यहाँ कॉस्ट मैंने निकाल के दे दी है। अगले जब हम क्वेश्चन करेंगे ना मैथड्स पढ़ने के बाद, तो यहाँ कॉस्ट, यहाँ तो 1,50,000 रुपये कॉस्ट दी हुई है, स्क्रैप वैल्यू 10,000 दी हुई है, वहां कॉस्ट निकली भी नहीं होगी। वहां आप कंप्यूटेशन बना के खुद कॉस्ट निकालेंगे, उसके बाद काम शुरू होगा। क्योंकि यहाँ हमारा मकसद कॉस्ट निकालना ही नहीं, हमारा मकसद तो डेप्रिसिएशन पढ़ना है। इस वजह से मैंने यहाँ पे कॉस्ट दे दी आपको। कितनी कॉस्ट है, ये कैसे आई होगी? वही लिस्ट प्राइस लेस स्ट्रेट डिस्काउंट वगैरह सब हुआ होगा। 10,000 स्क्रैप वैल्यू है एस्टिमेटेड। यूजफुल लाइफ इसकी कितनी है? 5 साल। ये ऐसी 5 साल चलेगा। 5 साल भी इसी वजह से रखी है मैंने, छोटी लाइफ रखी है। 20 साल रखूंगा तो 20 साल का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। क्योंकि अभी हम फर्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे ना, तो एसिड की पूरी जिंदगानी का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। जरूरी नहीं है कि पेपर में आपसे पूरी लाइफ का डेप्रिसिएशन पूछे, वो आपसे 1-2 साल का पूछ के खत्म हो जाएगा कहानी। लेकिन हम पूरी लाइफ का क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अभी हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमें हर चीज देखनी है। अकाउंटिंग ईयर कब एंड होता है? दिसंबर 31 को। क्यों बताया ऐसे नहीं? ये बात मैंने आपको वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल के अंदर भी बताई थी कि वो क्यों बताता है कि अकाउंटिंग पीरियड इस दिन ऐड हो रहा है। जी क्या हो गया? ईयर एंड हो रहा है इस साल, इस डेट पर। क्यों बताया उसने? देखिए, मैं आपको अब दोबारा बता रहा हूं। ये क्यों मैंने बताया आपको कि मैंने पहले बताया था और मैं दोबारा बता रहा हूं, ताकि आपको बताया जा सके कि आप किस तरीके से याद रख रहे हैं, चीजों को याद रखने की कोशिश करें। अकाउंटिंग पीरियड की एंड की डेट इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि इसी डेट को एडजस्टिंग एंट्री पास होगी। एडजस्टिंग एंट्री कब बनाते हैं आप? अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। तो अकाउंटिंग पीरियड के एंड की डेट इस वजह से बता रहे हैं कि इस दिन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। अगर वो डेट ना बताया तो कब डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे आप? पहली बात। दूसरी चीज, ये डेट इंपैक्ट डालती है डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन पे। कि अगर एक एसिड मैंने दिसंबर 1 को खरीदा और दिसंबर 31 को अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है, तो दिसंबर 31 को ही मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है, तो मैंने एसिड को सिर्फ 1 महीने यूज किया है, तो मैं क्या करूंगा? 1 महीने का डेप्रिसिएशन निकालूंगा। लेकिन एक एसिड मैंने जनवरी 1 को खरीदा था और दिसंबर 31 को अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, तो मुझे डेप्रिसिएशन तो दिसंबर 31 को निकालना है, लेकिन एसिड को मैंने पूरे 12 महीने यूज किया है। तो इंपैक्ट आ रहा है ना, देखिए डेट का। डेट ऑफ द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी दिन आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। अगर वो लिख देता है यहाँ पर क्या अकाउंटिंग पीरियड, अब देखिए ना ऊपर अभी कुछ मेंशन नहीं हुआ,
केस नंबर 1 में आए, देखें रिक्वायर्ड में क्या बोल रहा है, डेप्रिसिएशन निकालो पूरी जिंदगी का इन केसेस के तहत। पहले केस में क्या लिखा हुआ है, मशीन खरीदी है जनवरी 1। अब अगर ये मशीन जनवरी 1 को नहीं खरीदता, अगस्त 1 को खरीदता, अकाउंटिंग पीरियड हमारा एंड हो रहा है दिसंबर 31 को, अब कितने महीने का डेप्रिसिएशन निकालते हैं, 5 महीने का। तो इंपैक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है इसका। दैट्स व्हाई यू शुड फोकस ऑन द डेट ऑफ क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर, क्योंकि उसी डेट को आपको बैड डेट्स एस्टिमेट करना होता है, उसी डेट को आपको डेप्रिसिएशन निकालना होता है, उसी डेट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। अल्लाह के बंदो अब याद रखना कि वो ये इस वजह से डेट बता रहा है कि इस डेट पे एडजस्टमेंट बनानी है। डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करेंगे तो उसकी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, पीछे पढ़ के आ रहे हैं आप। वही एडजस्टिंग एंट्री उस डेट को बनती है जिस डेट पर अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है। कब खरीदा है एसेट, अकाउंटिंग पीरियड कब खत्म हो रहा है, दिसंबर 31। क्या कॉस्ट है, 1,50,000। इसका वैल्यू क्या है, 10,000। लाइफ कितनी है, 5 साल। ये पूरा डाटा है। आइए, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ता है, टेबल। इस टेबल से बड़े फवाइद हैं। अगर आप टेबल ना बनाएं बल्कि अपने तरीके से कैलकुलेशन करें तो लंबी जगह पर कैलकुलेशन कर रहे होंगे और वो फवाइद भी हासिल नहीं हो सकेंगे जो इस टेबल में है। टेबल का नाम क्या है, शेड्यूल फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज। चार्ज मतलब क्या होता है, एक्सपेंस होता है। कौन से मेथड से निकाल रहे हैं, सीधी लकीर का तरीका, स्ट्रेट लाइन मेथड। जब मेथड चेंज होगा तो या उसका नाम लिखेंगे, फिर आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आगे पढ़ेंगे तो उसका नाम लिखेंगे। अब इसके नीचे फार्मूला लिखेंगे आप। क्या फार्मूला है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालने के लिए टोटल कॉस्ट ली जाएगी, माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू। मैं स्क्रैप वैल्यू क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि सवाल में स्क्रैप वैल्यू लिखा हुआ है। सवाल में रेजिडुअल वैल्यू होता तो मैं रेजिडुअल वैल्यू लिखूंगा, क्वेश्चन के लिहाज से नेम यूज होगा, मल्टीप्लाई बाय 1/लाइफ। अब एक स्टूडेंट मेरे पास आया, वैसे मैंने बुक में पढ़ा है टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। तो वो वही बात है भाई, वही बात है। यहां क्या आएगा, ईयर, यहां आएगा कंप्यूटेशन, यहां पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का अमाउंट, यहां पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहां बुक वैल्यू। अब देखिए टेबल जो है ना, इसमें सारी फिलिंग होगी, कैलकुलेशन होगी। आप मुझे बताएं टोटल कॉस्ट कितनी है, कब खरीदा एसिड आपने, Jan 1, 2001। 2001 जनवरी 1 को जब आप एसिड लेकर आए तो उस दिन बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू कैसे निकलती है, टोटल कॉस्ट में से जितना एक्सपायर हो गया मतलब एक्यूमुलेटेड माइनस कर दो। तो पहले साल जनवरी 1, 2001 को बुक वैल्यू पूरी 1,50,000, कुछ भी एक्सपायर अभी नहीं हुआ, पूरा 1,50,000 बाकी है। पहली मर्तबा डेप्रिसिएशन आप कब निकालेंगे, 2001 दिसंबर 31। यहां मैंने लिखा नहीं है दिसंबर 31, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैसे निकालेंगे। ये फार्मूला लिखा हुआ है। क्या फार्मूला है, टोटल कॉस्ट ले लो 1,50,000, माइनस करो स्क्रैप वैल्यू 10,000, मल्टीप्लाई कर दो 1/लाइफ मतलब 1/10 से। क्या आ रहा है भाई, पहले साल का निकाल रहे हैं। 10 साल लाइफ नहीं है, 5 साल लाइफ है। उसको क्यों बता रहे हो, मुझे बताओ ना। आपस में लगे हुए यार ये इन्होंने 10 साल लिख दिया है, हमने तो 5 साल देखी थी वहां पे, अभी इसका क्या होगा, ये आपस में लगे हुए। जी भाई कितना डेप्रिसिएशन आ गया, 28,000। अब मुझे बताएं पहले साल एसिड की कितनी कॉस्ट एक्सपायर हो गई, 28,000। पहले साल तक कितनी एक्सपायर हुई, तो पहले साल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी 28,000 ही होगा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी 28 होगा, एक्यूमुलेटेड भी 28 होगा। एक्यूमुलेट का क्या होता है, अब तक का, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मतलब इस साल का, तो इस साल का भी 28 है और इस साल तक का भी 28 है। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू का मतलब जो वैल्यू बच गई कैसे निकलती है, टोटल कॉस्ट 1,50,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 28,000, कितना आ गया 1,22,000। अब तक की क्या कहानी मालूम चली, 28,000 एसिड
28,000 एसेट की कॉस्ट एक्सपायर हो गई है, 1,22,000 बाकी है, 2001 गुजर गया, अब आया 2002, पूरा साल गुजरा, 2002 का जब एंड आया तो आपने बोला चलो भाई लग जाओ काम से, डेप्रिसिएशन निकालो। आपने देखा फार्मूला क्या है, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कितनी है 1,50,000, टोटल कॉस्ट हमेशा 1,50,000 ही रहेगी ना, माइनस किया स्क्रैप वैल्यू 10,000, मल्टीप्लाई किया 1/, लाइफ से 1/5। तो बच्चा क्या बोला सर, ये तो वही लिख दिया आपने। हाँ हाँ बिल्कुल, स्ट्रेट लाइन है, वही का वही कॉपी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फार्मूले में जो चीजें लिखी हुई है ना वो चेंज ही नहीं होती हैं। फार्मूले में लाइफ लिखी है, लाइफ तो वही रहेगी, स्क्रैप वैल्यू भी वही रहेगी, टोटल कॉस्ट भी वही रहेगी। इसी वजह से दूसरे साल का भी डेप्रिसिएशन कितना आसा, 28,000। दूसरे साल का कितना है, दूसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना है, और दूसरे साल तक ये 56 क्या है, एक्यूमुलेटेड। ये कैसे निकलेगा, पिछले एक्यूमुलेटेड में ऐड कर लेंगे इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, 56 आ गया। बुक वैल्यू कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट 1,50,000 थी, अब तक एक्सपायर हो गया 56, बचा कितना 94। समझ में आ रही कैसे निकल रही है। अभी थर्ड ईयर में मैं आपको एक और बात बताऊंगा। अब आ गया थर्ड ईयर, तो बच्चा बोला सर कॉपी पेस्ट मारें, कॉपी पेस्ट मारें, गलत तुम्हारी वजह से कॉपी पेस्ट आ गया। उसने बोला कॉपी पेस्ट मारे, ये तो वही आएगा। तीसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना आएगा भाई, 28,000। एक्यूमुलेटेड कैसे आएगा, तो एक बच्चा बोला सर मैं बताऊंगा। बोला हाँ बताओ। बोला सर इन तीनों को ऐड कर लें आप, इन तीनों को ऐड करके यहाँ लिख दें। तो क्या एक्यूमुलेट का मतलब होता है अब तक कितना एक्सपायर हो गया, तो अब तक ये एक्सपायर हुए ना तीनों, इसको यहाँ लिख दें। सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, सही बोल रहा है। तो दूसरा बच्चा खड़ा हो गया, बोले नहीं सर एक काम करें, पुराना जो 56 है ना एक्यूमुलेटेड, उसमें इस साल का डेप्रिसिएशन ऐड कर। तो दोनों से आंसर सेम आ रहे हैं, आपकी मर्जी, आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए रिकमेंडेड क्या है, आप पिछले एक्यूमुलेटेड में इस साल का डेप्रिसिएशन ऐड किया करें, इससे आसानी होगी आपको। बाकी वो भी कर सकते हैं। अब एग्जामिनेशन हॉल में आप भूल गए, क्या करना था यार, आपको दोनों याद थे, आप दोनों भूल गए, इसी वजह से एक याद रखें। वो तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका अगले मेथड में यूज नहीं होगा, क्योंकि अगले मेथड में डेप्रिसिएशन के अमाउंट एक जैसे नहीं होते, तो मल्टीप्लाई करने वाले तरीके से अच्छे नाप करें। जी वैसे कर सकते हैं आप अपने यहाँ से। स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन का अमाउंट एक जैसा होता है, शेड्यूल नहीं बनाने की जरूरत नहीं है इसमें, तो 5 साल का एक्यूमुलेट ऐसे निकल जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन शेड्यूल बड़े काम का है। अब मीसम खड़ा हो गया, बोला सर बुक वैल्यू मैं बताऊंगा। मैं बोला बताओ। बोले सर 94 में से माइनस करेंगे आप, 94 में से आप 28 माइनस करेंगे। क्या बोल रहा है वो, 94 जो पुरानी बुक वैल्यू थी उसमें से 28 माइनस करें, ये बुक वैल्यू आएगी। तो मैंने बोला भाई ऐसा क्यों, अब ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि 94 में से 84 लेस करो। एक ही बात नहीं है भाई, 94 में से 84 लेस नहीं हो सकता, क्योंकि 94 में से 56 ऑलरेडी लेस हुआ है। अगर आप 84 लेस करेंगे तो 84 में 56 आया हुआ है, तो गलत हो जाएगा। इसी वजह से अगर आप 94 में से लेस कर रहे हैं पुरानी बुक वैल्यू में से, तो आपको सिर्फ इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही लेस करना है बस। लेकिन अगर आप 84 माइनस करना चाह रहे हैं सम, तो आप टोटल कॉस्ट में से माइनस करेंगे 84। यानी बुक वैल्यू निकालने के भी 2 तरीके हैं। अभी चिल्ला रहा था ना ये 1,22,000 में से करो, तो अगर इसमें 1,22,000 में से मैं माइनस करता ना तो 28 माइनस करता, और अगर मैं 50 में से माइनस करूंगा तो मुझे 56 माइनस करने पड़ेंगे 94 निकालने के लिए। यानी कि एक्यूमुलेटेड निकालना है, 84 को निकालने के क्या क्या तरीके बताए, पिछले एक्यूमुलेटेड में इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड करें, और दूसरा तरीका सारे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड करें अब तक के, तो एक्यूमुलेटेड आ जाएगा। बुक वैल्यू निकालने का क्या तरीका बताया कि पुरानी बुक वैल्यू में से इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस माइनस करें तो बुक वैल्यू आ जाएगी। और क्या तरीका बताया, टोटल कॉस्ट में से आप एक्यूमुलेटेड लेस करें तो बुक वैल्यू आ जाएगी। सारे तरीके सीखे। अब आप कौन सा तरीका यूज करेंगे, आप एक्यूमुलेटेड निकालने के लिए पिछले एक्यूमुलेटेड में इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड करेंगे, और बुक वैल्यू निकालने के लिए टोटल कॉस्ट में से
एक्यूमुलेटेड लेस करेंगे, ये तरीका आप इस्तेमाल करें। कितने साल गुजर गए? 3 साल। 5 कैसे करूंगा? 5 हो जाएगा। तो मैं ऐसी उंगलियों की एक्सरसाइज कर रहा था, जिसने भी बोला मतलब मैं तो मिसम क्या कर रहे हो यार। 2004 का डेप्रिसिएशन निकालना है। 3 साल गुजर गए, एसिड की टोटल लाइफ कितनी है? 5 साल। कभी 3 साल गुजर गए तो 2 साल रह गए। सेकंड लास्ट ईयर में भी यही होगा, डेप्रिसिएशन भी वही आएगा 28,000। एक्यूमुलेट कैसे निकलेगा? पिछले एक्यूमुलेटेड में इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपायर ऐड करेंगे। 1,12,000 कॉस्ट अब तक एक्सपायर हो गई, और बुक वैल्यू निकालने के लिए टोटल कॉस्ट 1,50,000 में से इस साल का एक्यूमुलेट लेस करेंगे, 38,000 बच गई। और हमें पहले से मालूम है कि एसिड की स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000। यहां पर 10,000 लाजमी बचनी चाहिए बुक वैल्यू में आखिरी साल, नहीं बची तो कैलकुलेशन गलत होगी। आइए आखिरी साल का काम करते हैं। 2005 यही कैलकुलेशन आएगी, 28,000 का डेप्रिसिएशन आएगा। पिछले एक्यूमुलेटेड में इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड करेंगे, ये आ गया एक्यूमुलेटेड, और टोटल कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड लेस करेंगे, ये आ गई बुक वैल्यू। तो आखिरी साल पहली बात है कि डेप्रिसिएशन हर साल का एक जैसा है। ये कौन से मेथड में होता है? स्ट्रेट लाइन में। एक्यूमुलेटेड को देखिए आप, हर साल बढ़ रहा है। बुक वैल्यू को देखें, हर साल छोटी होती चली जा रही है। और देखें आप, टोटल कॉस्ट कितनी थी? 1,50,000। इसका वैल्यू कितनी थी? 10,000। तो डेप्रिसिएबल कॉस्ट कितनी थी? 1,40,000। आखिरी साल में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के कॉलम में डेप्रिसिएबल कॉस्ट आएगी, डेप्रिसिएबल कॉस्ट, और बुक वैल्यू के कॉलम में आखिरी साल बुक वैल्यू आएगी, लाजमी आनी चाहिए। नहीं आई तो आपकी कैलकुलेशन गलत है। सही है, चले आगे। ओके, आइए केस नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? बोला यही मशीन हमने मार्च 1 को खरीदी अगर, तो क्या होगा? अब देखिए, अगर आपने मार्च 1 को खरीदी है और अकाउंटिंग पीरियड दिसंबर 31 को एंड हो रहा है, तो 2001 में आप एसिड पूरे 12 महीने यूज नहीं कर सकेंगे। एसिड कितने महीने यूज होगा? 10 महीने। अभी जो फार्मूला हम यूज करते हैं ना, जो 28,000 हमें निकाल के दे रहा है, ये पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन होता है। फार्मूला बाय डिफॉल्ट 12 महीने का डेप्रिसिएशन निकाल के देगा। बट इफ वी हैव नॉट यूज्ड द एसिड फॉर 12 मंथ्स, वी हैव टू कन्वर्ट दिस अमाउंट इनटू द मंथ्स दैट वी हैव यूज्ड द एसिड। हाँ, कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें इस पूरे साल के डेप्रिसिएशन को 10 महीने में। अगले केस में करेंगे ना, दूसरा केस है वो। दूसरा केस करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, इसे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट आता है ना, वो फिक्स है, 28। फिक्स परसेंटेज मेथड क्यों कहते हैं? कि अगर मैं इस 1/लाइफ को रेट में कन्वर्ट कर लूं तो क्या रेट आएगा? 20%। करके देख लें आप, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100, 20% आ रहा है। 1/लाइफ, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 100, 20% आ गया। पहले साल क्या लगाओगे? 20%। अगर मैं यहाँ पे 1/लाइफ ना लिखूं, 20% लिखूं, तो यहाँ भी 20%, यहाँ भी 20%, यहाँ भी 20%, यहाँ भी 20%, हर साल 20% लगेगा, क्योंकि इसका रेट हर साल सेम रहता है। इसी वजह से इसे कहते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स परसेंटेज मेथड। एक बच्चा फौरन बोल रहा है, हाथ हैंड रेज कर लिया उसने, बोल रहे हैं सर क्या ऐसा मेथड भी है कि इसमें रेट जो है वो हर साल चेंज होगा? हाँ बिल्कुल है, आगे पढ़ेंगे आप। अभी हमारा रेट क्या है? फिक्स है। अगर रेट होता 20% होता ना, वो हर साल वही लगता। इसी वजह से इसे कहते हैं फिक्स परसेंटेज मेथड। व्हाई फिक्स इंस्टॉलमेंट? बिकॉज डेप्रिसिएशन इज सेम ईच ईयर। व्हाई फिक्स परसेंटेज? बिकॉज इफ वी अप्लाई द परसेंटेज, दैट परसेंटेज विल बी कांस्टेंट ईच ईयर। व्हाई स्ट्रेट लाइन? ये सुनिएगा, स्ट्रेट लाइन क्यों कहते हैं? हाँ, स्ट्रेट लाइन क्यों कहते हैं? लाइन कहां से आ गई इसमें? अगर आप एक ग्राफ बनाएं, ग्राफ, और उस ग्राफ में आप ले लें लाइफ और डेप्रिसिएशन। ग्राफ बनाना आता है? इकोनॉमी से पढ़ रहे होंगे आप। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं और उसमें ले लूं लाइफ और डेप्रिसिएशन, तो लाइफ कौन से एक्सिस पर आएगा? एक्स एक्सिस पे।
डेप्रिसिएशन कहाँ आएगा? वाई एक्सिस पे। तो हर ईयर का डेप्रिसिएशन का पॉइंट क्या बनेगा? एक जैसा बनेगा। मतलब अगर मैं ग्राफ अभी मैं बना के नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरा पेन नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ड्रॉ आ गया भाई। अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये मेरा बड़ा जो है वो अजीब सा ग्राफ आ रहा है, यहां मेरी जो है वो आ जाएगी पहला साल, सही भाई, यहां आ गया दूसरा, कैसे बनेगा? बड़ा अजीब सा बना, पेन नहीं है ना अभी। तीसरा साल, ओ माय गॉड, सही है। अब यहां पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले साल का डेप्रिसिएशन 10 रुपए है, 10,000, मतलब ये 10,000 का पॉइंट है और ये 20,000 का पॉइंट है। वाह, ये तो मैं अपनी बेटी की तरह लिख रहा हूं। पहले साल का डेप्रिसिएशन भी कितना होगा? 10,000, तो ये पॉइंट मिलेगा। दूसरे साल का डेप्रिसिएशन भी क्या होगा? 10,000। अभी 10,000 कहां से आए हैं? मैंने एजम्पशन बनाई है भाई, यही पॉइंट मिलेगा। तीसरे साल का डेप्रिसिएशन भी 10,000, यही पॉइंट मिलेगा। अब इन पॉइंट्स को अगर मैं मिलाऊं, ये टेढ़ी हो गई वैसे तो, स्ट्रेट लाइन मिलेगी ना मुझे, इसी वजह से इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। बहरहाल शायद मैंने आपको बता दिया हो। चलेंगे तो इसके तीनों नाम आपको पता चल गया। अब आ जाए जरा केस नंबर 2 में। ये रहा केस नंबर 2। तो पहले साल कॉस्ट तो वही आएगी 1,50,000। चले भाई, अब आप लोग निकलवाइए 2001 का डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट 1,50,000 माइनस 10,000 स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1/5। डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 28,000। यह 28,000 पूरे साल का है। हमें नहीं चाहिए साल का, हमें चाहिए 10 महीने का, मार्च 1 से लेकर दिसंबर 31। इसी वजह से देखिए डेट ऑफ द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 12। 12 से डिवाइड करूंगा ना तो 1 महीने का आ जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 मंथ्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 मंथ्स में कितना आ रहा है? 23,333। एक्यूमुलेटेड भी यही आ जाएगा। और बुक वैल्यू ये तो आपको आती है ना, टोटल कॉस्ट में तो एक्यूमुलेटेड लेस करना। पहला साल गुजर गया 2001, मार्च में उनको एसिड लाए थे, दिसंबर 31 को डेप्रिसिएशन निकाल लिया। जब अगला साल आएगा 2002, तो जनवरी और फरवरी में क्या हमारे पास एसिड होगा? होगा ना। या वो चला जाएगा कि पिछले साल तो मैं तुम्हारे पास जनवरी फरवरी में था ही नहीं, मार्च 1 को आया था, मैं मार्च 1 को ही आऊंगा। ऐसा तो नहीं होगा। जनवरी फरवरी में भी एसिड होगा, यानी कि अगले साल पूरे 12 महीने हमारे पास एसिड होगा। अगले साल तो हमें पूरे 12 महीने का ही डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1/5। कितना आएगा? 28। पूरा 28 लेके जाएंगे, पूरा 28 आएगा। अगले साल पूरे 12 महीने यूज किया, इस वजह से 28 आ रहा है यार। लेकिन पहले साल हमने 10 महीने यूज किया है ना। ये चीज पहले केस में नहीं थी। पहले केस में जनवरी 1 को खरीदा था हमने एसिड। एक्यूमुलेट निकालने के लिए पुराने पिछले डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड में इस साल का डेप्रिसिएशन ऐड कर लेंगे और बुक वैल्यू कैसे निकलेगी? टोटल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड। फिर अगले साल भी हम एसिड पूरे, बोलो यार, आपको बिरयानी नहीं पकड़ी ना आज घर में, बोलो। अगले साल भी पूरे 12 महीने यूज करेंगे तो 28,000 का ही डेप्रिसिएशन आ जाएगा। एक्यूमुलेटेड इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा। बुक वैल्यू टोटल कॉस्ट में से माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड। कितने साल गुजर गए? नहीं, 2 साल 10 महीने गुजर गए। कितना पीरियड रह गया? 2 साल 2 महीने। इसका मतलब है अगले साल भी 2 साल 2 महीने बाकी हैं। अगले साल भी 2004 में भी हम पूरे साल का निकाल सकते जी। कितना आएगा? 28,000। एक्यूमुलेटेड इन दोनों को ऐड करके निकाल लेंगे और बुक वैल्यू टोटल में से लेस कर लेंगे एक्यूमुलेटेड। कितने साल गुजर गए? 3 साल 10 महीने। कितने रह गए? 1 साल 2 महीने। अगले साल भी पूरे साल का निकल सकता है क्योंकि 1 साल 2 महीने बाकी है।
पूरे साल का निकाल लेंगे जी 28,000 एक्यूमुलेटेड, पिछले एक्यूमुलेटेड में इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऐड कर लो और बुक वैल्यू टोटल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितने साल रह गए? 2 महीने रह गए। इसका मतलब है 2006 में जनवरी और फरवरी 28 को एसेट फिनिश्ड। इसी वजह से हम 2006 में सिर्फ 2 ही महीने का डेप्रिसिएशन निकालें। कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट 1,50,000 माइनस 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो ये आ गया 28,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 डिवाइड बाय 12, तो ये डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 4667। एक्यूमुलेटेड ऐड करेंगे पिछले में, तो ये आ गया हमारा। टोटल कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड लेस कर लेंगे, तो देखिए आखिरी साल में बुक वैल्यू में स्क्रैप वैल्यू आ गई 10,000 और टोटल 1,40,000 एक्सपायर होता है, 1,40,000 एक्सपायर हो गया। अब एक स्टूडेंट खड़ा हो गया, बोला मुझे 2 मसाइल हैं, 2 चीजों के बारे में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैं बोला क्या? बोला आपने कहा था डेप्रिसिएशन सेम आएगा, यहाँ तो चेंज हो रही है, क्या है ये? तो चेंज हो गया, ये 28 चलो 4 साल में तो सेम आया, ये 2 में तो आपने खराबी कर दी, ये क्या हो रही है? तो इसका क्या जवाब है कि इन 2 ईयर्स में फ्रैक्शनल ईयर का डेप्रिसिएशन निकला हुआ है। इन दोनों का अगर आप ऐड कर लें तो 28,000 ही हो जाएगा ये। बोला अच्छा, लेकिन मेरा एक और एहतजाज रिकॉर्ड करें आप। बोला क्या? बोला सर लाइफ 5 साल थी, डेप्रिसिएशन तुमने 6 मरतबा निकाला हुआ है, पागल समझा हुआ है हमें आपने। ये देखिए 6 दफा निकाला हुआ है। यहाँ तो चलो सही था, लाइफ 5 साल थी इस वाले में, केस नंबर 1 में आपने 5 मरतबा डेप्रिसिएशन निकाला। यहाँ पे लाइफ यहाँ भी 5 साल थी, आपने 6 मरतबा डेप्रिसिएशन निकाल लिया। तो इसका क्या जवाब है कि भाई जो 5 साल का, लेकिन 5-6 मरतबा निकाल लिया ना हमने, 1 साल का 2 हिस्सों में निकला है, 10 महीने का यहाँ, 2 महीने का यहाँ। तो बोला अच्छा, नेक्स्ट टाइम ऐसा सवाल लेके आऊंगा, फंसा दूंगा आपको। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। स्टूडेंट बोल रहा था, ये मेरा ख्याली स्टूडेंट है, ख्याली।